हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कंप्लीट एथिकल हैकिंग कोर्स बाय टेक एक्सपर्ट्स। आज के इस कोर्स में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ सारे बेसिक्स के से हैकिंग के। यहाँ पर हम हैकिंग, एथिकल हैकिंग सबकी बात कर रहे हैं एक साथ, और उनके डिफरेंस क्या हैं और भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको इस कोर्स में बताने वाला हूँ। तो इस कोर्स में बेसिकली मैं पूरा आपको बेसिक बताने वाला हूँ, जितना भी हैकिंग या एथिकल हैकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक वीडियो में हर चीज़ तो नहीं बताई जा सकती, बट जितनी पॉसिबल चीज़ें बताई जा सकती हैं, जितनी मुझे याद हैं इस वक्त कोर्स बनाते वक्त, जितनी चीज़ें मुझे याद आई हैं वो सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में कवर कर दी हैं। बेसिक चीज़ें, बेसिक मतलब जितने भी टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं और अटैक्स होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो यहाँ पर यूज़ होती है एज अ बेस, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो चीज़ें होती हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वो चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस कोर्स में कवर करने वाला हूँ। तो इस कोर्स को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, ये एकदम फ्री कोर्स है, आपको यूट्यूब पर मिल रहा होगा। इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने हैं और इसमें आपको काफ़ी अच्छी सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर से करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है बट आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पहली बात कि ये सारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर कोई करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यार बता दूं, कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये कोर्स जो है ये थ्योरेटिकल क्यों है और प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। तो ये काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़रूरी होती है, प्रैक्टिकल कोर्सेज सीखने से, देखने से एथिकल हैकिंग आ जाएगी, हमें हैकिंग आ जाएगी, तो थ्योरेटिकल कोर्स बेकार होते हैं, उन्हें देखने का कोई मतलब नहीं होता, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो उसका जवाब पहले मैं देता हूँ। देखिए, जो यहाँ पर ये कोर्स है ये थ्योरेटिकल होने वाला है, आपको पता ही है पूरा, यहाँ पर कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं कोई प्रैक्टिकल कोर्स बना भी दूँ तो हाँ, ये बात सही है कि उससे भी आप नॉलेज गेन कर लेंगे, उससे आपको अच्छे तौर पे चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन उससे आपको एक लिमिटेड चीज़ें याद रहेंगी जितनी कि मैंने बताई होंगी। फिर आप ना उस पर रिसर्च करेंगे ना आप उस पर कुछ खोजेंगे। आप देख लेंगे कि मैंने कोई स्क्रिप्ट यूज़ किया, मैंने कोई चीज़ यूज़ किया, अगर आपको पहले से आती है तो आप उसे स्किप कर देंगे, अगर आपको पहले से नहीं आती है तो आप वही चीज़ का नाम रट लेंगे या फिर समझ लेंगे कि हाँ, ये चीज़ इस वीडियो में दिखाई गई थी, तो आप वही चीज़ यूज़ करेंगे। इससे आपको ये समझ भी नहीं आएगा कि वो चीज़ काम कैसे कर रही है और वो चीज़ होती क्या है, आप सिंपली यूज़ कर लेंगे उसे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये कोर्स थ्योरेटिकल बनाया है। थ्योरेटिकल में मतलब यहाँ पर मैं आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे जो भी चीज़ आपको नई देखने मिलेगी, सुनने मिलेगी, उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी वो चीज़ कैसे काम करती है, वो चीज़ क्या होती है, ये तो आपको थ्योरी में पता चल जाएगा, कैसे काम करती है ये भी पता चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल बेस पे उसे कैसे करते हैं ये आपको ईज़िली पता चल जाएगा और आप समझ भी जाएंगे आराम से एकदम। और दूसरी चीज़ की, एडवांस कोर्स नहीं है कि इसमें प्रैक्टिकल की ज़्यादा ज़रूरत हो, ये बेसिक लेवल कोर्स है, यानी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कोर्स सिर्फ बिगिनर्स के लिए है कि जो बिगिनर है सिर्फ वही देखें। हो सकता है इसमें से आपको 50% चीज़ें पता हो, 50 ना पता हो, 80 पता हो, 20 ना पता हो, ऐसा हो सकता है। तो कोर्स देखना बेकार कभी नहीं जाएगा आपके लिए, कुछ ना कुछ आपको नया देखने को ही मिलेगा। तो इसीलिए कोर्स देखना बेकार नहीं है, और थ्योरेटिकल कोर्स होने का यही फ़ायदा है। इसीलिए यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल कोर्स लेकर आया है इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल कोर्स। प्रैक्टिकल की तो आपको वीडियोस मिलती रहती हैं मेरे चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये कोर्स थ्योरेटिकल होने वाला है कम्प्लीटली। तो आगे का प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला चीज़ है व्हाट इज़ हैकिंग। यहाँ पर देखिए, एक बात मैं आपसे पहले बोल दूँ कि इस कोर्स में जितनी भी प्रेजेंटेशन है ये मत सोचिएगा कि सिर्फ उतना ही टॉपिक होंगे, प्रेजेंटेशन से ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो ऑडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ हैकिंग। तो हैकिंग का बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर देखिए मैंने नेट से कॉपी किया हुआ है कुछ चीज़ें, तो वो मैं आपको जल्दी से अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ। हैकिंग को बेसिकली कहा जाता है गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ द सिस्टम ओनर इज कॉल्ड हैकिंग। यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, अब यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्यूटर ही होना चाहिए, वो उसे एक बेसिक टर्म में कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम, बाकी वो कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो कोई भी सिस्टम में एक्सेस गेन करना अनऑथराइज्ड, यानी जिसमें परमिशन ना दी गई हो, वैसा एक्सेस गेन करना विदाउट ओनर नॉलेज, यानी जिसका भी वो सिस्टम है उसके नज़र में आए बिना, उसे पता न चले कि उसका सिस्टम पर अटैक हुआ है या उसका सिस्टम हैक हुआ है, तो उसके नज़र में आए बिना किसी भी सिस्टम को हैक करने में, उसके एक्सेस पाने में, गेन करने में, इसे कहते हैं हैकिंग। अब कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे होंगे तब हम जब कंपनी के हैकर होते हैं तब तो हमें परमिशन होती है, तो यहाँ पर अनऑथराइज्ड क्यों लिखा हुआ है, इसका वजह भी मैं कुछ देर में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। मैं बता दूं, एथिकल हैकिंग इज एन ऑथराइज्ड प्रैक्टिस ऑफ बाईपासिंग सिस्टम सिक्योरिटी टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेटा ब्रीचेस एंड थ्रेट्स इन अ नेटवर्क और कंप्यूटर और सिस्टम। तो यहाँ पर इसका मतलब है एथिकल हैकिंग यानी गेनिंग ऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि आप किसी भी कंप्यूटर में परमिशन के साथ अगर अटैक करते हैं, यानी अटैक ऐसा अटैक जिससे कोई डैमेज ना हो, आप सिर्फ बाईपास करने की कोशिश करते हैं सिक्योरिटी को और उसमें एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं बिना डैमेज किए, जिससे कि क्या होता है, आप
आपको या फिर कंपनी को ये बात मालूम चलती है कि क्या इस कंप्यूटर में कोई भी वल्नरेबिलिटी या फिर कोई भी कमी या कुछ भी है यहाँ पर, क्या ये कंपनी को मालूम चलती है। इसके लिए कंपनी एथिकल हैकर्स को हायर करती है। और एथिकल हैकर्स यानी लीगल हैकर्स, वो सिर्फ लीगल काम करते हैं, वो कोई भी इलीगल काम नहीं करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एथिकल हैकिंग इज कंसिडर्ड लीगल बिकॉज द एक्शंस आर यूज्ड टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एथिकल हैकिंग बेसिकली ये सोच के की जाती है कि कंप्यूटर को और सिक्योर बनाया जा सके। एक हैकर को हायर किया जाता है, कंपनी हायर करती हैं ये, और उनसे बोलती हैं कि हमारे सिस्टम को आप हैक करिए। उसके लिए पहले वो एक प्रॉपर उन्हें नोटिस देती हैं, उन्हें लिखित में देती हैं कि हमने आपको परमिशन दी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे टेस्टिंग करके इसे हैक करने की, ताकि हमें मालूम चल सके। तो ऐसे में वो काम यहाँ पर लीगल हो गया और इसे कहते हैं ऑथराइज्ड। तो अगर आप बेसिकली हैकिंग डेफिनेशन करेंगे तो उसमें अनऑथराइज्ड कहा जाता है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हर टाइम वो अनऑथराइज्ड ही हो। अगर आप एथिकल हैकिंग की बात करते हैं तो वो बिल्कुल ऑथराइज्ड होता है, अगर आप परमिशन से ही हैक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं एथिकल हैकिंग। और जो भी इंसान, जो भी बंदा ये काम करता है उसे कहते हैं एथिकल हैकर्स। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ अब मिथ्स यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान से आप सुनिए मेरी बात को कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। पहली बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो एकदम बेसिक लेवल के लोग होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, जो एकदम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, हालांकि मैं भी अभी लर्निंग फेज़ में हूँ, बट जो एकदम ही स्टार्टिंग में होते हैं उन्हें लगता है कि हैकिंग मतलब होता है कोई भी चीज़ में एक्सेस पा लेना। हैकिंग मतलब होता है कि फेसबुक हैक करना आना चाहिए, इंस्टाग्राम हैक करना आना चाहिए, वाईफाई हैक करना आना चाहिए, व्हाट्सएप हैक करना आना चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक कर लिया, ये और कॉल का स्पाई कर लिया, फ्री स्पाई ऐप सर्च कर लें, दूसरों के स्क्रिप्ट यूज़ कर लें, ये सब लगता है। तो ये सब चीज़ें हैकिंग नहीं है। हैकिंग कोई भी सही चीज़ें, यानी सही मायने में जब आप अपने टूल को, अपने स्क्रिप्ट को बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसे हैकिंग कहते हैं। इसे नहीं कहते कि वाईफाई हैक कर लिया, इंस्टाग्राम हैक कर लिया। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे इंस्टाग्राम हैकिंग की वीडियो, फेसबुक हैकिंग की वीडियो, तो इसमें आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगी। देखिए, इनमें जो वीडियो फिशिंग, ब्रूट फोर्स, ये चीज़ें दिखाती हैं वो वीडियो गलत नहीं है, क्योंकि वो सही नॉलेज देती हैं। लेकिन जो वीडियो ऐसी होती हैं जो बोलती हैं एक क्लिक में फेसबुक हैक, एक क्लिक में इंस्टाग्राम हैक, इस साइड पे जाइए हैक कर देगा, ये सब बकवास वीडियोस होती हैं और इसमें लोग घंटों वेस्ट करते हैं। मैंने भी किया था बहुत पहले, इसमें घंटों वेस्ट अपने सर्च कर करके। फिर एंडिंग में मुझे ये बात मालूम चली कि एक्चुअली में इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐसे हैक नहीं होता कि आपको यूट्यूब पर ट्रिक मिल जाएगी या इस जगह ट्रिक मिल जाएगी। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई एथिकल इंस्टाग्राम हैकिंग की वीडियो बनाओ, फेसबुक हैकिंग की वीडियो बनाओ। तो ये सब आपको सिंपल, देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म को अभी जो हैक कर लेगा, हैक करने के लिए सबक खोजना होगा या वल्नरेबिलिटी खोजनी होगी, कमी खोजनी होगी। जो भी खोज लेगा वो जाके फेसबुक को रिपोर्ट करेगा, उसके बदले में उससे न जाने कितने रुपए मिलेंगे या फिर पैसे, डॉलर, जो भी आप कहें, इतने मिलेंगे। तो वहाँ पर वो यूट्यूब पर नहीं बैठा है आपके लिए कि एक ट्रिक बना दे, आप देख लें और उसे अपने दोस्तों का अकाउंट हैक करें। ऐसा कुछ नहीं होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम हैक करने के जितने भी जेन्युइन मेथड होते हैं, जो वर्किंग होते हैं, वो ये होते हैं, घुमा फिरा के आप देखेंगे कि वो जिसका अकाउंट है किसी तरीके से उसको बेवकूफ़ बना के, जैसे फिशिंग या कुछ भी करके उसी से पासवर्ड निकालते हैं या फिर ब्रूट फोर्स जैसी चीज़ें करते हैं, यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन को ट्राई किया। और एक बात मैं बोल दूँ, अभी आपको देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा कि आप सोचते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें भी ब्रूट फोर्स हो जाती हैं। ऐसा आप सोचते होंगे, जरूर सोचते होंगे कि इसके कैसे ब्रूट फोर्स करें। और बहुत सारे लोगों ने टर्मक्स में, कालीनक्स में ऐसी स्क्रिप्ट भी देखी होंगी गिटहब पे, वो FBR करके है, ऐसे बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं जो कि दावा करती हैं कि वो ब्रूट फोर्स कर देंगी इंस्टाग्राम या वो फेसबुक को। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पहले ब्रूट फोर्स आराम से हो जाता था, बहुत पहले। अभी नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर लॉगिन की लिमिट होती है। ब्रूट फोर्स में बेसिकली क्या होता है, आप बार बार लॉगिन रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वहाँ पर लिमिट के नाते यहाँ पर आपका IP ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे में अब इंस्टाग्राम की या फेसबुक की ब्रूट फोर्सिंग सिर्फ एक तरीके से अलाउड है, वो है प्रॉक्सी चेनिंग के थ्रू। प्रॉक्सी चेनिंग क्या होती है, ये मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। पहले प्रॉक्सी चेनिंग मतलब आपका IP हर 5 सेकंड 6 सेकंड में चेंज होता रहता है, उसे कहते हैं प्रॉक्सी चेनिंग। तो अगर आप ये सेटअप करके इसके बाद स्क्रिप्ट को बनाते हैं और आपकी स्क्रिप्ट स्लो होती है, यानी कि एक बार वो 4 से 5 बार ट्राई करे, अगर काम नहीं किया तो फिर एक IP चेंज हो जाए, उसके दोबारा से एक ट्राई करे, तो ऐसे में ब्रूट फोर्स काम कर जाएगा। बट इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा धीरे होने वाली है। आप सोच लीजिए हद से ज़्यादा ही धीरे होगी। इसमें जमाने लग जाएंगे आपका अकाउंट हैक होने में, और उसके बाद भी हैक होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें अब इस्तेमाल नहीं होती हैं। आज के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फिशिंग, ये सब चीज़ें हैक करने के लिए। उसके बाद इस्तेमाल होता है डिवाइस हैकिंग, यानी डायरेक्टली विक्टिम डिवाइस को ही हैक कर लेता है, या तो की लॉगर से या फिर रैट से। इन सब चीज़ें मतलब पूरे डिवाइस पर ही कंट्रोल कर लेता है। अब की लॉगर, रैट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अगर आपको अभी तक में कोई भी टर्म समझ में नहीं आया है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे मैं बताने वाला हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी। आप हैकिंग के बारे में ये न सोचिए और ऐसी आपका व्यू ऐसा मत बनाइए कि हैकिंग मतलब फेसबुक हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग, वाईफाई हैकिंग। अगर कोई बंदा वाईफाई हैक नहीं कर पाया तो वो हैकर नहीं है, अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम हैक नहीं कर पाया तो वो हैकर नहीं है, या फिर कोई आदमी दूसरे के स्क्रिप्ट यूज़ करने लगा तो वो हैकर बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हैकिंग में आपको अपने स्क्रिप्ट, अपने टूल बनाने होते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ मिथ्स है जो मैं देखता हूँ कॉमन लोगों में थे
बहुत सारे लोगों में रहते हैं। मैंने सोचा कि ये अब तक क्लियर हो चुके होंगे, फिर भी मैंने देखा बहुत सारे लोग कमेंट में जिस तरीके से लिखते हैं उससे समझ में आता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स थे, इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है हमारा कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ हैकिंग, यानी हैकिंग के लिए पहले के प्री रिक्वायर्ड्स यानी पहले क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हैकिंग के लिए। पहला है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। इसका मतलब है कि आपको कंप्यूटर चलाने का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर में क्या होता है, बायोस क्या होता है, बूट मेन्यू क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं, क्या चीज़ें क्या होती हैं, शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये है कि हर कंप्यूटर यूज़र को आनी चाहिए या आती भी होगी। अगर आप कंप्यूटर में ये वीडियो देख रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको इतना नॉलेज होगा। अगली चीज़ है प्रोग्रामिंग नॉलेज। आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज आनी चाहिए और कम से कम किसी एक या दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपका एकदम अच्छा कमांड होना चाहिए, आप उसमें एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है, प्रोग्रामिंग मस्ट है। अगली चीज़ है गुड नेटवर्किंग नॉलेज। आपको नेटवर्किंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग मैं आपको आगे से बताने वाला हूँ नेटवर्किंग क्या होता है, और एक बेस लेवल तक मैं आपको नेटवर्किंग पढ़ाने वाला हूँ कि नेटवर्किंग क्या है इसी कोर्स में। अगली यहाँ पर है परफेक्ट माइंडसेट, यानी जैसे मैंने बोला था ना, कुछ लोगों के मन में मिस होते हैं कि दूसरों के टूल, दूसरों के स्क्रिप्ट गिटहब से कॉपी करके यूज़ कर लें तो वो हैकिंग हो गई। ठीक है, वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, उसको कुछ बुराई नहीं है, लेकिन उस टूल को जो आप यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, गिटहब पे ओपन सोर्स चीज़ें क्यों होती हैं, इसीलिए होती हैं। आप वहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट डाउनलोड भी करते हैं तो आप उसे कम से कम, आप नहीं बना रहे हैं तो कम से कम उसे आप ओपन करके देख सकते हैं कि उसकी कोडिंग क्या है, कैसे की गई है, तो अगर आपको समझ में आ जाएगा वो टूल काम कैसे करता है। थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, लेकिन आपको नई नई चीज़ें बहुत सारी सीखने मिल जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर आपका माइंडसेट परफेक्ट होना चाहिए। आपका माइंडसेट किसी चीज़ को बनाने का नहीं, बिगाड़ने का होना चाहिए। कैसे किसी चीज़ को बिगाड़ा जाता है, अगर आप बनाने का सोचेंगे तो आप डेवलपर बनेंगे, हैकर नहीं बनेंगे। ऐसा एक कोड भी था कि हर कोई हैकर नहीं बन सकता, क्योंकि सबका माइंडसेट ही वैसा नहीं होता है। हो सकता है मेरा भी ना हो सकता है आपका भी ना हो सकता है आपका हो, मेरा ना हो, किसी का भी हो सकता है। वो सीखते सीखते मालूम चलता है कि आपका माइंडसेट है या नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, उसमें टाइम बहुत कम देते हैं और सोचते हैं कि फिर भी हमारा माइंडसेट वैसा है, हम सीख लेंगे हैकिंग। थोड़ा टाइम देते हैं, दिन में 10 मिनट दिया, 5 मिनट दिया, और फिर सोचते हैं कि हमें आ नहीं रही है। तो भाई टाइम चाहिए, अगर टाइम नहीं दोगे तो आएगा भी नहीं। होता है कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस हो गई हैं, बट मैंने बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी हैं। इन 4 चीज़ों की आपको एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हैकिंग स्टार्ट करने से पहले, इसके बाद आप आराम से हैकिंग सीख सकते हैं। अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है वाई डू हैकर्स मोस्टली यूज़ लिनक्स। आपने हो सकता है सुना हो सकता है ना सुना हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैकर्स लिनक्स प्रीफर करते हैं और लिनक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ या मैक ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते, जरूर करते हैं, बट हैकर्स जो होते हैं वो मोस्टली लिनक्स यूज़ करते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, यहाँ पर मैं कुछ आपको बता देता हूँ। पहला है लिनक्स इज़ ओपन सोर्स। लिनक्स ओपन सोर्स है, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, उसमें कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये पहला बेनिफिट आपको मिलता है लिनक्स का। अगला है कि उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब क्या, मैं ये बताता हूँ। जैसे विंडोज़ होता है, विंडोज़ में आपने देखा होगा विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो यहाँ पर आप उसको वर्जन्स कहते हैं, बट लिनक्स में वर्जन्स नहीं, उसे आप डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। अलग टाइप के लिनक्स, जैसे कि होता है यूबंटू है, काली लिनक्स है, पैरेटोस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला यहाँ पर अगला सबसे जो मेन बेनिफिट है वो है कि लिनक्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस स्पेशली पेनिट्रेशन, यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा आपको, इसलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ। तो बेसिकली आप हैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लिनक्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए गए हैं जो कि एकदम सोच के बनाए गए हैं कि ये हैकिंग के लिए ही बनाए गए हैं। तो उनका नाम, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि है काली लिनक्स, और है वो पैरेटोस, बैकट्रैक OS, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ हैं, टेल्स OS। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लिनक्स बेस्ड है, और ये बनाए गए हैं इसलिए कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर एथिकल हैकिंग, जो भी आपका है हैकिंग, ये सब आप कर सकें, इसलिए इन्हें बनाया गया है। तो इसमें बनाने का मकसद क्या है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है। इनका फ़ायदा ये है कि आपको प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारे, मतलब हज़ारों टूल्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं, अगर आप विंडोज डाउनलोड करते हैं तो आपको 4 से 6 GB का पड़ता है, और काली डाउनलोड करते हैं आप काली लिनक्स, तो वो भी आपको 4 से 6 GB का पड़ता है। तो अंतर क्या है, जब विंडोज़ में इतने सारी चीज़ें मिलती हैं आपको 4 GB में, और ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं मिलती हैं आपको लगभग लिनक्स में, फिर भी वो 4 GB है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं, अलग हैं। तो वो चीज़ें होती हैं टूल्स, स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस, यानी उसमें पाइथन, रूबी, पर्ल, PHP, ये सब चीज़ें आपको पहले से इंस्टॉल मिल जाती हैं, बहुत सारी आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, और वो ईजी होता है। मतलब ईजी मतलब चलाना ईजी नहीं होता है, ईजी मतलब कि आपके लिए ईजी होता है उस पर काम करना, और चलाना मुश्किल भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं है वो लोग सोचते हैं लिनक्स मुश्किल है, कमांड लाइन है बहुत मुश्किल होगा, इतना ही मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप आराम से चला सकते हैं। और एक और बेनिफिट है उसका कि उसमें वायरस अटैक नहीं होता है, वो सिक्योर होता है इस तरीके के अटैक से। तो अगर आप हैकर हैं और आपको कोई हैक कर गया तो वो सब चीज़ें यहाँ पर खत्म होती हैं। ये बेसिक कुछ कारण थे। अगला यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ हैकर्स।
यहाँ पर मैं आपका एक और मिथ क्लियर करने वाला हूँ। एक बात सुन लीजिए, इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा। अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं तो, बंद करना चाह रहे हैं पहले ही तो अलग बात है, बट अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं तो इस पार्ट को स्किप मत करिएगा। होता है आप जानते होंगे हैकर्स के टाइप्स क्या होते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक और मिथ क्लियर करने वाला हूँ जो आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर है ये मिथ तो ये यहाँ पर ये टॉपिक स्किप मत करिएगा। तो पहले होते हैं ब्लैक हैट हैकर। तो ब्लैक हैट हैकर बेसिकली वो लोग होते हैं जो इलीगल काम करते हैं। ऐसा नहीं है हर टाइम इलीगल ही करें, बट इलीगल कर दिया तो बस ब्लैक हैट हैकर हो गए। तो इलीगल काम करते हैं अपने बेनिफिशियल गेन के लिए, मतलब कि अपने कॉमर्शियल या फिर अपने पैसे के लिए, पैसा पाने के लिए, अपना बेनिफिट के लिए जो करते हैं उन्हें कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। अब ब्लैक हैट हैकर जैसे किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया, पैसा मांगा उससे, या किसी की वेबसाइट हैक कर दिया, पैसा मांगा उससे, जो रैनसमवेयर अटैक किया तो पैसा मांगा आपसे। तो ऐसी चीज़ें जो भी करते हैं इलीगल काम, इलीगल वे का यूज़ करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। ठीक, अगला हैकर है वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर को हम एथिकल हैकर भी कहते हैं। वाइट हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, और वो गलत काम कभी भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो पैसे नहीं कमाते हैं, वो भी लाखों रुपए कमाते हैं, बट वो लीगल तरीके से कमाते हैं, सिस्टम में सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोस्ट पे काम करके या फिर अलग अलग चीज़ों से बग बाउंटी करके, ये चीज़ें करके वो लोग पैसे कमाते हैं लीगल वे में। तो यहाँ पर ये लोग इलीगल काम नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा कैटेगरी है ग्रे हैट हैकर। अब मैं एक बार पहले आपको और बता दूं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे टाइप्स ऑफ हैकर तो आपको कुछ जगह 3 टाइप्स मिलेंगे, कुछ जगह आपको 9 टाइप्स मिलेंगे, कुछ जगह आपको 12 टाइप्स भी मिल जाएंगे। रेड हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, पता नहीं कौन कौन से आपको बता दिए जाते हैं, बट मैं यहाँ पर बेसिक 3 ही होते हैं। ये वो उनकी सब कैटेगरीज होती हैं जिसकी जानने की आपको कोई मतलब नहीं है। ये 3 ही होते हैं मेन। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये 3 ही बताने हैं, तो ये 3 ही समझिए। तो तीसरा जो है ग्रे हैट हैकर, देखते हैं ब्लैक और वाइट को अगर आप मिक्स करते हैं तो क्या कलर बनता है? ग्रे बनता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे ग्रे हैट हैकर क्या होता है। तो बेसिकली ग्रे हैट हैकर वो लोग होते हैं जो कि चीज़ें करते हैं इलीगल वे में ही, लेकिन वो उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मतलब जैसे कि अगर उन्हें किसी के बारे में पता करना है तो उन्होंने उसका इंस्टाग्राम तो हैक कर लिया, बट हैक करके कुछ किया नहीं, हैक किया, पता कर लिया कि क्या उनसे झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ पता कर लिया, फिर उस अकाउंट को छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा ये लीगल है ये भी लीगल, बट उसने उसका कोई भी घाटा नहीं किया, ना उससे उसने पैसे की डिमांड की, ना उसने अपना कुछ बेनिफिशियल मतलब अपना ही कुछ बेनिफिट नहीं की गलत तरीके से पैसा कमाने लायक या इस तरीके का कुछ चीज़ें नहीं किया उसने गलत काम तो किया, बट उसने अपना पैसे का कुछ सोचा नहीं, उसने बस अपना काम किया और निकल लिया, कोई डैमेज नहीं किया उसने कंप्यूटर सिस्टम को। उसे हम कहते हैं ग्रे हैट हैकर। यहाँ पर मिथ की बात कर लेते हैं जो मैं मिथ की बात कर रहा था यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक हैट हैकर होना शान की बात होती है इंस्टेड ऑफ वाइट हैट हैकर। कई लोग ये सोचते हैं, मैंने देखा है कि मतलब प्रोफाइल बनाते हैं कि ब्लैक हैट हैकर की इमेज लगा देंगे, ब्लैक हैट हैकर लिख देंगे, कहेंगे कि मैं ब्लैक हैट हैकर हूँ। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्लैक हैट हैकर अगर आप हैं तो आप ज़्यादा प्रोफेशनल हैं इंस्टेड ऑफ वाइट हैट हैकर। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए 2 बात बोलना चाहूँगा। पहला कि ये बात कई केसेस में सही होती है कि ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं वो वाइट हैट से ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो मोस्टली हर चीज़ सीखते हैं। मतलब हैकिंग में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो आपको आगे आकर मैं बताने वाला हूँ। तो इनमें जो वाइट हैट होते हैं वो किसी एक स्पेशल कैटेगरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिस चीज़ की रिलेटेड उनको जॉब करनी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ। मतलब वो सिर्फ हैकिंग के अंदर भी एक स्पेसिफिक ब्रांच, एक स्पेसिफिक फील्ड को ही सिलेक्ट करके वहाँ पर ज़्यादा वर्क करते हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे। लेकिन जो ब्लैक हैट हैकर होता है वो हर एक चीज़ में करता है, मतलब उसे हर तरीके से पैसे कमाने हैं, चाहे वो वेबसाइट हैकिंग हो, चाहे वो किसी फ़ोन को हैक करना हो, मतलब वो हर चीज़ पे बराबर फोकस करता है। और गलत काम जितने होते हैं, गलत काम करने वाले की कम्युनिटी भी वैसी होती है, तो उन्हें ज़्यादा जल्दी पता चलता है, उन्हें क्रिप्टो और चीज़ें जो होती हैं उन्हें जल्दी मिल जाती हैं। मतलब उन्हें गलत काम किस तरीके से किया जाता है ये ज़्यादा अच्छा नॉलेज रहता है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कुछ केसेस में। ब्लैक हैट जो असली होता है एकदम प्रोफेशनल, वो वाइट हैट हैकर को हरा सकता है, ये मैं बोल सकता हूँ कई केसेस में। हर केस में नहीं बोल रहा मैं, लेकिन होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप अपने आप को ब्लैक हैट हैकर बता रहे हैं तो आपकी शान बढ़ जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरीके से आप अपने आप को क्रिमिनल बता रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि ब्लैक हैट हैकर होना बड़ी बात है। आप वाइट हैट हैकिंग में भी सब कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वाइट हैकर को कोई एक स्पेसिफिक ही चीज़ सीखना है, ऐसा कोई बाउंडेशन है। आपकी मर्जी, आप जितना सीखिए, वो डिपेंड नहीं करता। तो ब्लैक हैट हैकर होना कोई शान की बात नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप ब्लैक हैट हैकर है तो वो शान की बात है आपके लिए और आप दिखा सकते हैं कि हम सबसे तेज हैं भाई, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ हैकिंग। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, मैं यहाँ पर बिगिनर्स की बात कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, जो एकदम स्टार्टिंग में आते हैं वो सोचते हैं कि हैकिंग मतलब है कि सीधे डायरेक्टली ही किसी सिस्टम को बस हैक करने का तरीका मिल गया, हैक कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर चीज़ में एक मेथड होता है, एक फेज़ होता है, एक मेथोडोलॉजी होती है। तो यहाँ पर हैकिंग की क्या मेथोडोलॉजी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 3 भी मिलेगी, 5 भी मिलेगी, बट अगर एकदम डिटेल में बताया जाए तो 5 होती है। और यहाँ पर मैं आपको वो 5 बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 आपको बताता हूँ एक एक करके। पहला होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग।
तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज, सेकंड होता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, थर्ड होता है गेनिंग एक्सेस, फोर्थ होना है मेंटेनिंग एक्सेस, और फिफ्थ होता है क्लियरिंग ट्रैक्स। अब एक एक करके सारे की बात कर लेते हैं। पहला है यहाँ पर हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इस फेज़ में जो हैकर होता है, अब यहाँ पर देखिए ये जो फेज ऑफ हैकिंग है ये डिपेंड नहीं करते कि आप एथिकल हैकर हैं या फिर आप सिंपली ब्लैक हैट हैकर हैं। इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हर एक इंसान, चाहे वो एथिकल हैकर हो चाहे वो ब्लैक हैट हैकर हो, वो इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है, जाने अनजाने वो इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है। चाहे उसे पता हो कि वो इस मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहा है या ना पता हो, वो करता इसी को फॉलो है। तो सबसे पहले यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इस फेज़ में ये फर्स्ट फेज़ है। इसमें क्या किया जाता है, जो हैकर होता है वो अपने टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। टारगेट, अब देखिए टारगेट यहाँ पर इंसान भी हो सकता है, टारगेट यहाँ पर कोई सिस्टम भी हो सकता है, टारगेट किसी का अकाउंट भी हो सकता है, टारगेट कुछ भी हो सकता है जिसे उसको हैक करना है, बस वो टारगेट है। तो उसके बारे में यहाँ पर एथिकल हैकर या फिर हैकर जो भी है वो इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इन्फॉर्मेशन वो गेन कर सकता है उतनी वो गेन करने की कोशिश करता है। जैसे वेबसाइट को हैक करना है तो वहाँ पर वो हिज स्कैन, लुकअप, DNS लुकअप सब कुछ करता है। यहाँ पर जितनी चीज़ें वो कर सकता है, कौन से सर्वर पे बेस्ड है वो वेबसाइट, कौन सी होस्टिंग है, सब कुछ चेक करता है वहाँ पर, और सारी जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जितने उसकी बस की होती है निकालना, वो सारी इन्फॉर्मेशन को निकालता है। ठीक। सेकंड यहाँ पर हमारा है फेज़ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। अब इसमें क्या होता है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में बेसिकली क्या होता है, जो हैकर होता है वो फर्स्ट फेज़ में इन्फॉर्मेशन जो गैदर करके उसने कलेक्ट करके रखी होती है उसको इस्तेमाल करके, उन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके वल्नरेबिलिटी यानी कोई कमी खोजने की कोशिश करता है सिस्टम में। अब यहाँ पर देखिए दो बात मैं बोलना चाहूँगा। पहली बात, ऐसा कुछ नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पहला फेज़ कंप्लीट हो गया तो सेकंड फेज़ में वो इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकता। मतलब अगर जब वो वल्नरेबिलिटी के लिए खोज रहा हो, सिस्टम को चेक कर रहा हो वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, कमी के लिए, तब अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो उस वक्त उस इन्फॉर्मेशन को नोट नहीं करेगा, वो छोड़ देगा क्योंकि पहला फेज़ तो कंप्लीट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो सेकंड फेज़ क्या, अगर लास्ट फेज़ में भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो उसे नोट कर लेगा तो अच्छा रहेगा उसके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये बाउंडेड है, बट इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी खोजने की कोशिश करता है पहली, और ऐसा भी नहीं है कि वो पहले ही वाली फेज़ के सारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ही निकाले। वो एक्स्ट्रा भी यूज़ करता है और कम भी यूज़ कर सकता है, बस वो जितना दिमाग उसका लगा सकता है उतना वो लगाता है और वल्नरेबिलिटी खोजने की कोशिश करता है, कभी कमी खोजने की कोशिश करता है। अब अगर यहाँ पर उससे कोई कमी ही नहीं मिलती है तो वो आगे स्टेप नहीं बढ़ सकता, वो एक्सेस गेन नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैं बोल दूँ, कमी हर जरूरी नहीं है आप हमेशा आप खुद ही कमी खोजें। जैसे कि होता है ना, आपको किसी चीज़ के, किसी सॉफ्टवेयर के किसी वर्जन में पहले ही से कमी किसी ने खोज रखी है और कोई आपका जो टारगेट है वो वही वर्जन यूज़ कर रहा है, उसने अपडेट नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कमी खोजनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड फेज होता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। थर्ड होता है गेनिंग एक्सेस। यहाँ पर आपने नाम ही समझ गए होंगे आप गेनिंग एक्सेस क्या होता है, फिर मैं बता देता हूँ। तो ये बेसिकली थर्ड फेज होता है हैकिंग का। इसमें कंप्यूटर सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी जो हैकर होता है या एथिकल हैकर होता है वो कोशिश करता है जो भी कमियां उसने खोजी थी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वाले फेज़ में उन्हें यूज़ करके वो सिस्टम पर एक्सेस गेन कर सके। अब देखिए एक बात यहाँ पर और है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसने जो वल्नरेबिलिटी खोजी हो उससे एक्सेस गेन हो ही जाए, हो सकता है ना भी हो, उसने वल्नरेबिलिटी कुछ और ही खोजी हो या छोटी मोटी बग खोजी हो जिसके थ्रू एक्सेस गेन नहीं किया जा सकता, या जो वो करना चाह रहा था वो नहीं किया जा सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसने वल्नरेबिलिटी कैसी खोजी है। लेकिन अगर सही खोजी है, सही तरीके से खोजी है, तो वो यहाँ पर एक्सेस गेन कर सकता है उसको एक्सप्लॉइट करके। एक्सप्लॉइट मतलब उसको उसका फ़ायदा उठा के बोल सकते हैं आप, तो उसका फ़ायदा उठा के यहाँ पर वो एक्सेस गेन कर लेता है। और फोर्थ जो है यहाँ पर फेज़ वो है मेंटेनिंग एक्सेस। अब देखिए यहाँ मैं बता दूँ, जैसे कि कुछ जगह मैंने बताया था ना कि 3 मिलता है सिर्फ, और वो 3 क्या होता है, पहला 3 इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और गेनिंग एक्सेस। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बस इतना हो गया तो काम हो गया, हैक तो कर लिया, अब आगे के स्टेप्स हैं ही किस लिए, ज़रूरत ही क्या है, एक्सेस तो मिल गया, ज़रूरत क्या है। लेकिन नहीं, ज़रूरत है। प्रोफेशनल हैकर इन 5 को फॉलो करता है। तो जो चौथा है वो है मेंटेनिंग एक्सेस। यहाँ पर देखिए आपने हैक तो कर लिया, लेकिन क्या आप उस पर स्टेबल हैं, क्या आप उसे जब चाहे हैक कर सकते हैं, बार बार हैक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप पकड़े जा सकते हैं तुरंत ही, फिर आपका यहाँ पर जैसे अगर आपने किसी के फ़ोन में कुछ इंस्टॉल कर दिया तो उसने डिलीट कर दिया, अब आप क्या करेंगे। तो इसलिए मेंटेनिंग एक्सेस आता है फोर्थ फेज़ में। तो इस फेज़ में हैकर जो होता है वो क्या करता है, कुछ भी अपना तरीका लगा के वो जाने, खुद कोई भी तरीका लगा के उस सिस्टम पर ऐसा कुछ कर देता है जिससे कि वो उस सिस्टम को बार बार हैक कर सके या फिर उसमें स्टेबल रह सके। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखिए डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हैकर ट्राइज टू क्रिएट अ बैकडोर। तो यहाँ पर बैकडोर मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ पहले। ये बैकडोर मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पीछे का दरवाज़ा, यानी कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को या फिर एंड्रॉइड फ़ोन को या किसी भी चीज़ को, वेबसाइट को, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको हैक करने के बाद वहाँ पर एक कोई सॉफ्टवेयर छोड़ देता है, कोई वायरस छोड़ देता है, थ्रेड छोड़ देता है, कुछ भी छोड़ देता है, या फिर कोई कमी ही
खोल देता है, वल्नरेबिलिटी ओपन कर देता है, कुछ भी कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है जिसको यूज़ करके वो दोबारा उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सके एक बार उसका कनेक्शन हट गया तो। यानी अभी तो हैक्ड है ही वो, अभी वो यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर उसने एक्सेस लूज़ किया और उसे दोबारा चाहिए एक्सेस, या फिर वो बार बार इसे को हैक करना चाहता है, तब के लिए वो यहाँ पर ये काम करता है, उसको एक्सेस को अपना बरकरार रखता है, मेंटेन करता है। तो अब यहाँ पर जो लास्ट है वो है क्लियरिंग ट्रैक। ये देखिए मतलब ये है तो मेथोडोलॉजी, बट ये सब लोग नहीं करते हैं, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, इसे करना सबसे मुश्किल है। मेरे ख्याल से गेनिंग एक्सेस से भी ज़्यादा मुश्किल होता है क्लियरिंग ट्रैक्स, सच बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सबसे मुश्किल फेज़ होता है, ये लास्ट फेज़ होता है। इस फेज़ में क्या होता है, हैकर अपने सारे पॉसिबल वे यूज़ करता है कि किसी तरीके से जितने भी ट्रैक्स हैं, जितने भी, यानी उसने उस सिस्टम को हैक किया था या उस सिस्टम को हैक कर रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ट्रैक्स हैं, कुछ भी है, कोई भी प्रूफ जितना सा दिमाग दौड़ सकता हो, उन सारे प्रूफ्स को वो क्लियर करता है। कैसे करना है वो जाने, और कितने प्रूफ्स हैं ये डिपेंड करता है कि उसका दिमाग कितना तेज़ है और उसने कितने प्रूफ्स के बारे में सोच लिया है। तो यहाँ पर उसको सारी चीज़ें क्लियर करनी होती हैं ताकि वो किसी को ये पता ही ना चले कि किसने हैक किया था, ये तो दूर की बात, हैक भी हुआ था यही पता ना चले, इसलिए वो ट्रैक्स को पूरी तरीके से क्लियर कर देता है। ये होता है फिफ्थ। यार बता दूँ कि ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, ये कुछ ही लोग कर पाते हैं, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं एकदम प्रोफेशनल लेवल पे। थोड़ा बहुत तो चीज़ें सब कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, बट एकदम प्रोफेशनल लेवल पे करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, आपको एकदम गवर्नमेंट की तरह सोचना पड़ता है, या फिर जो भी आपको पकड़ेगा उसकी तरह सोचना पड़ता है कि वो क्या क्या चीज़ें चेक कर सकता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको पूरा रिकॉर्ड क्लियर करना होता है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें ब्लॉग फाइल्स भी कह सकते हैं या कुछ भी जो भी चीज़ें हो, यहाँ पर सबको क्लियर करना होता है, एकदम ध्यान से बारीकी से क्लियर करना होता है, तब आप कहलाते हैं प्रोफेशनल हैकर। क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा कि किसने हैक किया था, ये दूर की बात, आपने ये भी सबूत नहीं छोड़ा कि सिस्टम हैक भी हुआ था क्या। जब उसे यही नहीं पता लगा कि हैक भी हुआ था क्या, तो किसी ने हैक किया, ये तो बात ही दूर की है। तो इसे कहते हैं क्लियरिंग ट्रैक्स। और एक बात बोलूँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि क्लियरिंग ट्रैक्स नहीं फॉलो कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जैसे उन्होंने कोई चीज़ हैक किया तो अब वो सबको बताने लगते हैं कि हमने ये चीज़ हैक की है। तो ये गुण होता है, सबके अंदर नहीं हो सकता है, ये बहुत कम ही लोग के अंदर हो सकता है जो सबको ना बताएं। मतलब अगर उसने कोई चीज़ हैक की, यहाँ पर देखिए मैं हैकर की बात कर रहा हूँ, एथिकल हैकर की बात नहीं कर रहा। जो लीगल हैकर होगा वो तो उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है चीज़ें, ठीक। लेकिन जो इलीगल हैकर है, यहाँ पर मैं एनकरेजमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, अगर वो सबको बताने लगे कि हमने ये चीज़ की है तो वो कितने दिन चल पाएंगे आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्लियरिंग ट्रैक ज़रूरी है। और आपको ध्यान देना होगा कि आप किसी को बताएं ना कोई चीज़, या फिर कोई को भी आपके बारे में पता ना चले। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हमारा है सम टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन हैकिंग। टर्मिनोलॉजी से मतलब है टर्म्स बोल सकते हैं आप, या वर्ड्स बोल सकते हैं आप, जो चीज़ें हैकिंग में यूज़ होती हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते कि उनका मतलब क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ। तो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटप्रिंटिंग, और सेकंड है रिकॉन्सेंस। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आती हैं। ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ही अगर सकते हैं सब पार्ट्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं उन्हें ही कहते हैं एक तरीके से। यहाँ पर ये बस होता है फुटप्रिंटिंग, मतलब होता है किसी के भी फुट प्रिंटिंग करना, यानी किसी के भी पैरों के निशान देखना, ये आप बोल सकते हैं। यानी इन दोनों चीज़ों में क्या किया जाता है, बस इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करके। अलग अलग मेथड को हैकर या एथिकल हैकर अप्लाई करता है, यूज़ करता है और इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। इसे ही हम फुटप्रिंटिंग या रिकॉन्सेंस भी कहते हैं। अगला यहाँ पर है वल्नरेबिलिटी स्लैश बग। तो इसका मैं इस्तेमाल लगातार कर रहा था स्टार्टिंग से कोर्स के, वल्नरेबिलिटी। तो वहाँ पर मैंने कमी बोल के आपको जल्दी से बता दिया था। अब मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वल्नरेबिलिटी मतलब स्लैश बग, आप कुछ भी कहते हैं, दोनों चीज़ सेम ही होती हैं। तो वल्नरेबिलिटी स्लैश बग मतलब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में, कोई भी वेबसाइट में, कोई भी फ़ोन में, किसी भी चीज़ में, किसी भी कंप्यूटराइज चीज़ में कोई कमी हो या कोई बग हो, तो उसे हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी स्लैश बग। अब एक बात बता दूँ, कोई भी चीज़ बिना बग या वल्नरेबिलिटी के हैक नहीं हो सकती है, और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वल्नरेबिलिटी या बग नहीं है। अब देखिए, कोई भी कंप्यूटर 99.9% तक सिक्योर रह सकता है, लेकिन 100% नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि आपको लग रहा होगा ना पूरा है, बट कुछ ना कुछ गलती जरूर वहाँ पर हुई होगी। एकदम गारंटी है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर गलती रही होगी, जिसके कारण कि वल्नरेबिलिटी छूट गई होगी। तो अब इसमें लोग सवाल उठा सकते हैं कि तब फेसबुक हैक क्यों नहीं हुआ था, इंस्टाग्राम हैक क्यों नहीं हुआ था। मैंने कहा वल्नरेबिलिटी होगी, डिस्कवर हुई है ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अभी धरती में जितने लोग हैं करंटली, किसी ने उस वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर ना किया हो, लेकिन होगी जरूर कुछ ना कुछ। आप दिन रात मेहनत कीजिए, एकदम खूब मेहनत कीजिए, अगर आपको ना मिल जाए तो बोलिए। अगर आपका दिमाग होगा तब, मैं नहीं बोल रहा कि मिल ही जाएगी। तो मतलब कोई ना कोई कभी ना कोई भी हैक करता ही रहता है ये चीज़ें, और ये चीज़ें हैक होती ही रहती हैं, क्योंकि जितना इंसान बनाता है उतने ज़्यादा इंसान बिगाड़ सकता है। तो वल्नरेबिलिटी कुछ ना कुछ छूटी जाती है, जरूर छूट जाती है, पता नहीं चलता, कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता, लेकिन छूट ही जाती है। इसलिए देखिए, आप देखते होंगे कोई भी डेवलपमेंट वाला इंसान बग नहीं खोजता है, वो हैकर्स खोजते हैं, क्योंकि वो हैकर्स का काम ही वही रहता है। तो कोई ना कोई कभी ना कभी चीज़ों में वल्नरेबिलिटी खोज ही लेगा, और कोई चीज़ 100% सिक्योर नहीं है, कुछ भी नहीं। iOS लिनक्स कुछ भी 100% सिक्योर नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कोई भी सिस्टम या कोई भी वेबसाइट आपकी 100% सिक्योर है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि करेंटली जितने लोग हैं अभी तक किसी को नहीं पता है कि उस चीज़ को कैसे हैक करें, ये आप बोल सकते हैं, बट कब पता चल जाएगा इसकी आप कुछ नहीं बोल सकते इसका। तो ये होता है वल्नरेबिलिटी स्लैश बग। अगली चीज़ है पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्लैश पेन टेस्टिंग।
तो यहाँ पर मैं बता दूँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब एक प्रोसेस जिसमें कि कोई एथिकल हैकर किसी भी सिस्टम को टेस्ट करता है वल्नरेबिलिटीज़ के लिए और उसे रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट करना समझ लीजिए इसमें नहीं आता खैर, लेकिन चीज़ वही होती है। कोई भी जब एथिकल मैं बोल रहा हूँ फिर से, एथिकल हैकर जब कोई भी टेस्टिंग करता है और उसे कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए, तो उसे कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर पेन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ में घुसना, आप बोल सकते हैं, तो वही पेनिट्रेट करना। तो आप पेनिट्रेट कहिए, चाहे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहिए, चाहे पेन टेस्टिंग कहिए, सब सेम चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ये वर्ड यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि सबको नहीं पता होता ये चीज़, मतलब जो एकदम बेसिक में होते हैं, बाकी सबको पता ही होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी को नहीं पता होता। तो ये होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग / पेन टेस्टिंग। अगली चीज़ होती है यहाँ पर बग बाउंटी / बग हंटर। तो बग क्या होता है आपको अभी मैंने बता दिया, बग यानी कमी। अब बग बाउंटी क्या है, बग हंटर क्या है, ये बता देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे सिंपल वही चीज़ है जो बग खोज रहा हो। हाँ, बात सही है आपके पास, थोड़ा सा अंतर है, बता दे रहा हूँ मैं। बग बाउंटी मतलब होता है कि कोई भी जब आप बग खोजते हैं और कंपनी को रिपोर्ट करते हैं, हर कंपनी को नहीं, जैसे कुछ होती हैं जो जैसे वेबसाइट होती हैं, जैसे हैकर 101 है, हैकर 1 है, सॉरी बग क्राउड है, इस तरीके की साइट्स हैं। ये प्रोग्राम चलाती हैं बग्स खोजने का। मतलब कि यहाँ पर आप जाके अकाउंट बना लीजिए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा साइट्स, वहाँ पर आप उन साइट्स में बग खोज सकते हैं। और बग अगर आपको मिल गया, आप उसे रिपोर्ट करेंगे। अगर वहाँ पर आपको कंपनी के ईमेल पे रिपोर्ट करना होता है, आपको सबको नहीं बताना होता वो बग। अगर आप सामने बता देंगे, आप सबको बता देंगे अगर, तो आप जेल चले जाएंगे। ऐसा नहीं करिएगा। और आप किसी भी साइट पे ऐसे ही नहीं कर सकते उठ के, आपको वहाँ पर परमिशन होनी चाहिए। आप जो साइट्स बताई गई हो, जो साइट्स ऐसा प्रोग्राम चला रही हो कि आप बग खोजिए हमारे यहाँ, आपको पैसे देंगे, आपको उन्हीं क्या करना होगा। तो उन साइट में बग खोजिए, कंपनी को रिपोर्ट करिए। अगर आपसे पहले वो रिपोर्ट किसी और ने नहीं की होगी, तो आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं। पैसे या कोई भी गिफ्ट मिल सकता है, आपको कुछ भी रिवॉर्ड मिलता है। मोस्टली केसेस में वो पैसा होता है, तो उसे हम कहते हैं बाउंटी। बाउंटी वर्ड मतलब आपको इनाम कह सकते हैं आप। तो बग के बदले बाउंटी मिलती है आपको, बग बताने के बदले। और कॉपी बग क्या कहते हैं लोग कि कॉपी बग है, डुप्लीकेट बग है। इसका मतलब होता है कि किसी ने वो ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है, चाहे वो कंपनी ने रिपोर्ट करने के बाद भी फिक्स ना किया हो, या कंपनी करने वाली हो, या जस्ट आपसे 10 सेकंड पहले किसी और ने कर दिया हो। वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। बट किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो वो डुप्लीकेट बग हो गया, उसके लिए आपको कंपनी पे नहीं करेगी, कुछ नहीं देगी। तो ये होता है बग बाउंटी। अगला होता है बग हंटर। बग हंटर क्या मतलब, सिंपल सी चीज़ें, जो इंसान ये काम कर रहा है उसे हम कहते हैं बग हंटर। ठीक, बग का शिकार करने वाला बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बता दूँ, कई लोग सोचते हैं कि बग हंटर भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो मैं बता दूँ, बग हंटर आप बन तो सकते हैं, बट बग हंटर के दम पर, बग हंटिंग के दम पर आप अपनी लाइफ नहीं चला सकते। क्योंकि बग आपको कब मिले कब ना मिले, होता है 1 महीने में आप 10 बग खोज लें, होता है 1 को ना खोजें, 2-3 महीने में होता है आप 1 भी बग ना खोजें। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको बग मिल ही जाएगा। और मिलने पर कितने पैसे मिलेंगे, $100 भी मिल सकता है, $500 भी मिल सकता है। जितने तरीके का आप बग खोजेंगे उसी हिसाब से आपको पैसे मिलता है। मैंने देखा है शॉपिफाई जैसी साइट्स हैं, उन पर जब बग खोजते हैं तो आप मोस्टली आपको $500 मिलता है। तो वो भी ठीक है, सही कॉस्ट है, बट इतनी जल्दी आपको बग मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर ये मैं सोचिएगा कि बग हंटिंग के दम पर लोग पैसे कमा रहे हैं सिर्फ, और उसी पे अपनी लाइफ चला रहे हैं। पैसे तो बहुत कमा रहे हैं, पर उससे लाइफ नहीं चलती। उसके लिए आपको कोई दूसरी जॉब भी रखनी होगी साथ में। ये कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर थ्रेट। देखिए, थ्रेट वर्ड सबने ही सुना होगा, मेरे ख्याल से मुश्किल से ही कोई होगा जिसमें थ्रेट वर्ड नहीं सुना होगा। लेकिन थ्रेट का असली मीनिंग क्या है ये आप समझते हैं यहाँ पर। थ्रेट मतलब सोचते हैं कि हमारे कंप्यूटर को खतरा है, थ्रेट हो गया, बस ये है तो थ्रेट हो गया। लेकिन एक्चुअल मीनिंग थ्रेट का क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग थ्रेट का ये होता है, उस चीज़ को ही हम थ्रेट बोलते हैं जिस चीज़ से खतरा होता है। जैसे आता है ना कंप्यूटर हमारा थ्रेट डिटेक्टेड, एंटीवायरस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? खतरा डिटेक्टेड नहीं, इसका मतलब है थ्रेट एग्जैक्टली हम उसी चीज़ को कहते हैं जो डैमेज कर रही होती है या कर सकती हो उस चीज़ को ही हम थ्रेट बोलते हैं। जैसे कोई वायरस इंस्टॉल हुआ तो उसे ही हम थ्रेट बोलेंगे, उस वायरस को। इंस्टॉल करने वाले को हम थ्रेट नहीं बोलेंगे, उस स्पेसिफिक वायरस के जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या जो कोड होगा उसे हम थ्रेट बोलते हैं। तो ये होता है थ्रेट। अगला यहाँ पर है पेलोड्स। पेलोड्स भी वही चीज़ है, थोड़ा सा अंतर है। पेलोड्स यानी हम कह सकते हैं कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम या कोई भी चीज़ जो हैकर इंस्टॉल कर देता है या फिर हैकर थ्रेट कर देता है कंप्यूटर में, नेटवर्क में, फ़ोन में, किसी भी चीज़ में, उस कंप्यूटर पे या फ़ोन पे एक्सेस पाने के लिए उस चीज़ को हम पेलोड्स कह सकते हैं। तो लगभग सेम ही चीज़ हैं। अगला यहाँ पर आता है स्क्रिप्ट किडी / सुसाइड हैकर। ये काफ़ी फेमस वर्ड है, आपने सुना होगा। बहुत लोग चिढ़ाने के लिए बोलते हैं कि यू आर स्क्रिप्ट किडी, यू आर सुसाइड हैकर। बहुत सारे लोगों के तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी हो सकता है, इवन हो सकता है मेरे भी कमेंट में कभी कोई कह ही दे कि यू आर स्क्रिप्ट किडी। ऐसा मैं देखा हूँ ऑलमोस्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स के कमेंट में लोग कहते हैं। तो स्क्रिप्ट किडी / सुसाइड हैकर का मतलब होता है कि वो लोग जो किसी भी वीडियो को देख लेते हैं यूट्यूब पर या किसी भी चीज़ को देख लेते हैं। देखिए बेसिकली मतलब पहली बात आपको स्क्रिप्ट किडी और सुसाइड हैकर में थोड़ा सा अंतर है। क्या है वो मैं बताता हूँ आपको।
स्क्रिप्ट किडी वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ों को स्क्रिप्ट को देख लेते हैं नेट पे, उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं और बाद में फंस जाते हैं खुद ही। ठीक, सुसाइड हैकर वो होते हैं जो आधी नॉलेज के साथ ये काम करते हैं, मतलब स्क्रिप्ट लिया, देखा, कुछ पता ही नहीं है अभी और उसे यूज़ करने लगे। मतलब स्क्रिप्ट किडी को हो सकता है उस स्पेसिफिक चीज़ की पूरी नॉलेज हो, लेकिन वो खुद से ना कर रहा हो, वो दूसरों का उठा के कर रहा हो, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट किडी। ठीक, सुसाइड हैकर मतलब उसकी भी आधी नॉलेज के साथ उसने काम कर दिया और खुद ही फंस गया। ये सब चीज़ें इनको कहते हैं सुसाइड हैकर्स। अब मैं बता दूँ आपको, लोग कहते हैं कि भाई बिगिनर हूँ तो सुसाइड हैकर तो हुआ ही मैं, स्क्रिप्ट किडी भी हुआ मैं, तो क्या करूँ, स्क्रिप्ट किडी बेकार है क्या होना, स्क्रिप्ट किडी बेकार है, गलत है। देखिए, अगर आप बिगिनर है तो आप स्क्रिप्ट किडी नहीं है, बिगिनर है आप स्टार्टिंग ही करिए हर चीज़ को समझने से लेके, मतलब कोई भी चीज़ यूज़ कीजिए तो आप कोशिश करिए जितनी आपके एक्सटेंड तक पॉसिबल है उतनी कोशिश कीजिए उस चीज़ को समझने की, तब आप स्क्रिप्ट किडी नहीं होंगे। तब आप कभी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप बिगिनर से एडवांस बन जाएंगे, लेकिन स्क्रिप्ट किडी के फेज में आप आएंगे ही नहीं। स्क्रिप्ट किडी वो होते हैं जिन्हें उतने में ही मज़ा आता है और उन्हें उतने से ही मतलब है, कैसे काम कर रहा है इससे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, काम कर रहा है इससे मतलब है तो बस करने लगे, वो होते हैं स्क्रिप्ट किडी और सुसाइड हैकर्स। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट किडी इसलिए लोग कहते हैं ना कि यूट्यूबर्स को कहते हैं, जैसे मुझे भी होता है कोई कमेंट में कभी ना कभी कहते हैं कि तुम स्क्रिप्ट किडी हो, यू आर स्क्रिप्ट किडी, सुसाइड हैकर, ये वो चीज़ें। देखो, सीखना तो हर ही कोई सीखता है, स्टार्टिंग से कोई ना कोई तो सीखता ही है ना, और कहीं ना कहीं सही सीखता है। जैसे मैं भी सीखता हूँ, मैं लर्निंग फेज में हूँ, तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग के अंदर सब चीज़ें आ रही हैं। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग जैसी कुछ चीज़ें दिमाग के अंदर से आती हैं, कुछ नए टेक्निक्स, ट्रिप्स, ये सब दिमाग में आते हैं, लेकिन हर चीज़, जैसे अगर मुझे किसी ने नहीं बताया होगा कि हैकर्स का टाइप क्या होते हैं, तो मैंने क्या खुद डिफाइन कर लिया है कि वो वाइट हैट ही रखूंगा, ब्लैक हैट ही रखूंगा? नहीं, मैंने भी कहीं से पढ़ा होगा, चाहे गूगल से पढ़ा हो, क्रोम से। हाँ, किसी चीज़ को कॉपी मत करिए, समझिए अच्छे से क्या है, कैसे काम कर रहा है, हर चीज़ को समझिए। जैसे आप मेरा कोर्स देख रहे हैं, तब क्या आप स्क्रिप्ट किडी होगा कि आपने मेरा कोर्स कॉपी किया है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी कहीं से कॉपी किया, मैंने कोई समझा है, तो ये होता है। तो ऐसा मत सोचिए, ठीक, हर कोई सीखता है, बिगिनर भी हूँ अभी, आप भी बिगिनर हो सकता है, आप एडवांस भी हो सकते हैं। हालांकि एडवांस होंगे तो आप ये वीडियो देखते ही नहीं होंगे मेरी। तो स्क्रिप्ट किडी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, ये मत सोचिएगा आप। तो यहाँ पर विजिट करते हैं। अगला है इन्फोसेक। इन्फोसेक मतलब बेसिकली आप कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, यानी अगर आपको ये वर्ड कहीं भी सुनने मिलता है, कहीं भी ब्रांच या कुछ भी इन्फोसेक, तो इसका मतलब ये ब्रांच आपके लिए ही है, अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है तो। इन्फोसेक का मतलब बेसिकली यही होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या बोल सकते हैं। अगला यहाँ पर है बैकडोर। बैकडोर अभी मैंने आपको बताया था, बैकडोर मतलब कोई भी प्रोग्राम, मेलिशियस सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ें जो यहाँ पर आप जो एक हैकर मेंटेनिंग एक्सेस वाले फेज़ में, यानी चौथे फेज़ में एक्सेस पाने के बाद उसे मेंटेन करने के लिए बैकडोर क्रिएट करता है। अब हर एक सिस्टम के लिए वो बैकडोर क्रिएट नहीं करता है, मतलब हो सकता है कि वो एक्सेस मेंटेन करने के लिए कुछ और कर दे, हर बार बैकडोर ना बनाए, लेकिन मोस्टली केस में बैकडोर ही बनाए जाते हैं, उसको बैकडोर ही कहा जाता है, तो उसे कहते हैं बैकडोर। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दोबारा कर दिया बैकडोर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली चीज़ है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट कह सकते हैं आप कोई भी कमी आप बोल सकते हैं, मतलब जब आप किसी, जैसे देखिए एक्सप्लॉइट का मतलब कई सारा होता है, आप बोल सकते हैं कोई भी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर दो, जब आपने उसे एक्सप्लॉइट कर दिया तो उसे एक्सप्लॉइट कहते हैं। कोई भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए अगर कोई प्रोग्राम है तो आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो एक्सप्लॉइट कर रही हो आप उसे एक्सप्लॉइट, मतलब जो कोई भी चीज़ जो पेनिट्रेट कर रही हो उसे आप एक्सप्लॉइट बोल सकते हैं। ओके, अगला यहाँ पर है फायरवॉल। तो फायरवॉल के बारे में आप जानते जरूर होंगे, फायरवॉल किसने नहीं सुना होगा, जो विंडोज चलाता है, कंप्यूटर चलाता है, वो फायरवॉल सुना होगा। फिर भी यहाँ पर मैं बताता हूँ फायरवॉल एक बार अच्छे से आपको। फायरवॉल सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता, अलग जगह होता है, हर जगह होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह होता है। तो फायरवॉल क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जितने भी अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन उसको लगते हैं, यानी सस्पिशियस कम्युनिकेशन, चाहे वो नेटवर्क की कम्युनिकेशन हो, नेटवर्क के डेटा पैकेट्स हो, कोई कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उससे फायरवॉल ब्लॉक कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। अब हर केस में ऐसे आप सोचेंगे तो कंप्यूटर हैक कैसे होता है, सबको ब्लॉक नहीं कर पाता है, जितना उसके बस में होता है, जितना उसको लगता है उसको ब्लॉक करता है, और हैकर फायरवॉल्स को बाईपास करते हैं। ओके, अगला यहाँ पर हमारा है रूटकिट। यहाँ पर रूटकिट क्या होता है, रूटकिट वो चीज़ें होती हैं, आप बोलते हैं एक तरीके से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे वायरस, पेलोड, थ्रेड, इन सब चीज़ों के प्रोसेसेस को हाइड करती हैं। रूटकिट हमें हेल्प करता है किसी भी प्रोसेस, मतलब जिससे आपने कोई पेलोड इंस्टॉल कर दिया सिस्टम में हैक करने के लिए, सिस्टम को पेलोड मैंने बताया ही, मैंने अभी आपने कोई भी पेलोड इंजेक्ट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, तो वो प्रोसेस चला रहा होगा, तो वो आपको प्रोसेस दिख जाएगी। तो एक तरीके से आपको बस हेल्प करने की कोशिश करता है, हाइड करने में, और यूज़र से हाइड करने में, टारगेट से हाइड करने में कि उसका कंप्यूटर हैक हुआ है या ये सब हुआ है, उसे कहते हैं रूटकिट। अगला यहाँ पर स्पैम। स्पैम मतलब आप जानते ही होंगे, स्पैम, स्कैम, ये सब आप सुनते ही होंगे। तो स्पैम मतलब बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ओरिजिनल दिखाई जाती है उसे हम कहते हैं स्पैम। स्कैम अलग चीज़ होता है, जैसे स्कैम अगर आपको कॉल आई, बोल दिया कि क्या नाम है, यहाँ पर OTP बताइए, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो स्कैम है। एक तरीके से स्पैम और स्कैम सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर स्पैमिंग का मतलब होता है आपको कोई भी चीज़ दिखाई जाती है कि ये ओरिजिनल होने वाली है, बट ओरिजिनल नहीं होती है, इसे कहते हैं स्पैम। ओके, अगला है सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो सिक्योरिटी एनालिस्ट हालांकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी जोड़ने की, बट मैंने इसे जोड़ दिया क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि एथिकल हैकर्स को सिक्योरिटी एनालिस्ट भी कहते हैं। मतलब अगर आपको ऐसी जॉब मिलती है, कहीं पे दिखती है एथिकल सिक्योरिटी एनालिस्ट की, तो इसका मतलब भी वही चीज़ होती है।
ओके, तो ये भी एक तरीके की जॉब ही है, सिक्योरिटी एनालिस्ट। लास्ट यहाँ पर है एसेट। तो एसेट मतलब क्या? एसेट आपको बहुत कम ही जगह सुनने मिला होगा। आज तक अगर आप हैकिंग सीख रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं तो आपको बहुत ही रेयरली कहीं सुनने मिलता होगा एसेट। वल्नरेबिलिटी, बग्स, ये सब चीज़ें सुनने मिली होंगी, बट एसेट नहीं मिला होगा। तो बेसिकली एसेट मतलब होता है सीधे आपका टारगेट। मतलब अगर मुझे किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करके मुझे उसके चैट्स चाहिए, तो यहाँ पर एसेट है चैट्स। इंस्टाग्राम अकाउंट में नहीं है, एसेट है चैट, एकदम डायरेक्ट मुझे जो चाहिए वही है एसेट। ओके, मुझे कोई कंप्यूटर हैक करना है, मुझे शेल एक्सेस लेना है, तो मेरा एसेट है शेल पाना, शेल गेन करना, ये है एसेट। तो एसेट डायरेक्टली उस चीज़ को एट द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट चीज़ जो होती है जो आपको चाहिए मेनली। मतलब इंस्टाग्राम हैक करके ऐसा नहीं है ना कि आप इंस्टाग्राम हैक करके लगेंगे उसकी पोस्ट देखने, वो तो आप अपने से देख सकते थे। तो बेसिकली इंस्टाग्राम हैक करके आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको चैट्स पढ़ने हैं, तो वहाँ पर आपका एसेट है चैट्स। ओके, तो एसेट मतलब टू द पॉइंट आपको जो चीज़ चाहिए वही चीज़ है एसेट। कुछ भी हो सकता है, ब्लैक हैट हैकर्स को बदला लेना है तो वहाँ पर बदला है एसेट्स। जो भी चीज़ करना है आपका एकदम टू द पॉइंट टारगेट जो है वो है एसेट। ओके, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रांचेज इन एथिकल हैकिंग, और यहाँ पर मैं एथिकल हैकिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर देखिए मैं सारी ब्रांचेज लिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मेन लगी मुझे उतनी सारी मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी हैं। पहला है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या वेब एप्लीकेशन हैकिंग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वेब हैकिंग, वेब एप्लीकेशन हैकिंग, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सब सेम ही चीज़ें होती हैं। इसका मतलब होता है वेबसाइट पर या वेब एप्लीकेशन पर। अब वेब एप्लीकेशन क्या होता है, इसका मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर या टाइप एप्लीकेशन जो कि वेब पे ही चल रहा हो, एग्जैक्टली डायरेक्ट वेब पर ही चल रहा हो। यानी जैसे जैम्प सुने होंगे आप, जैम्प के अंदर लोग DVW चलाते हैं, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, ये एक वेब एप्लीकेशन है। इस तरीके से वेब एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट इस पे जो अटैकिंग की जाती है ये अलग होता है। मतलब कि हैकिंग में ऐसा नहीं है कि हैकिंग मतलब जो हैकर है वो हर चीज़ को हैक कर लेगा। हाँ, कर भी सकता है, अलग बात है, प्रोफेशनल तो होते ही हैं लोग, वो अलग चीज़ है। बट वो भी हैकर में भी एक मतलब हैकिंग में भी सब ब्रांचेज होती हैं। उनमें से इंसान किसी एक चीज़ में सबसे ज़्यादा माहिर होता है। तो उनमें जो होता है, पहला होता है वेब एप्लीकेशन हैकिंग या वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो ये सबसे ज़्यादा मशहूर है इस वक्त, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह अपनी साइट की सिक्योरिटी को ही बढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा बढ़ावा इस वक्त इसी का है, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर वेबसाइट को हैक करना मतलब काम होता है। इस फेज़ में जो हैकर होता है वो सारी अलग अलग चीज़ें सीखता है, मतलब बेसिकली उन कॉन्सेप्ट्स को सीखता है जो वेब हैकिंग में इन्वॉल्व होती हैं, यानी वेबसाइट हैक करना, ठीक। सेकंड जो है यहाँ पर सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकर जो होता है उसका मेन जो मोटिव होता है, ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं कर सकता, बट जो मेन मोटिव होता है वो होता है सिस्टम्स को हैक करना। सिस्टम्स यानी जैसे कि कोई कंप्यूटर को हैक करना, किसी नेटवर्क के अंदर विंडोज़ को हैक करना, किसी नेटवर्क के अंदर लिनक्स को हैक करना, किसी एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करना, यानी सिस्टम को डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करता है, जो उसको कहते हैं सिस्टम हैकिंग। अगला आता है मालवेयर एनालिसिस। तो ये भी तरीके की हैकिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है वो मालवेयर को एनालाइज करता है और समझता है क्या वो वायरस है, प्लस वो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें करता है, जैसे कि वायरस डिटेक्ट करने के साथ साथ वो वायरस को क्रिएट करके उन्हें अनडिटेक्टेबल बनाने की कोशिश भी करता है। अनडिटेक्टेबल मतलब कि होता है एंटीवायरस को बाईपास करना। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही वाहियात टॉपिक है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रेड डाउनलोड करो, काम करो, यूज़ करो, काम हो गया अपना। ऐसा नहीं है, मालवेयर एनालिसिस बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे जब आपके साथ कोई अटैक होता है ना, वायरस अटैक, आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो जाता है भाई, कि मैंने तो एंटीवायरस रखा था, वायरस अटैक कैसे हो गया। तो वहाँ पर इस केस में क्या होता है, वायरस ऐसे बनाए होते हैं, ऐसे अनडिटेक्टेबल बनाए गए होते हैं हैकर्स के थ्रू, जो कि आपका एंटीवायरस समझ ही नहीं पाता है कि क्या वो वायरस था क्या। जब रन हो जाता है, कबाड़ा हो जाता है, तो उसके बाद आपके एंटीवायरस को शायद शक होता है कि क्या, शायद एंटीवायरस को शक होता है कि वो वायरस होगा, ऐसा होता है। इस केस में आप कबाड़ा आपका होता है, तो इसे ही कहते हैं मालवेयर एनालिसिस। अगला जो है रिवर्स इंजीनियरिंग। यहाँ पर जो होता है हैकर, या देखिए बताऊँ, ये काफ़ी टफ फील्ड है। हालांकि ऐसा नहीं है बाकी फील्ड आसान है, हैकिंग तो टफ ही होती है सब चीज़ में, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग एक काफ़ी टफ फील्ड है। क्यों बता रहा हूँ मैं, अभी आपको आगे बता दूंगा क्यों मैंने ऐसा बोला है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है, जो हैकर होता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी चीज़ को रिवर्स इंजीनियर करता है। इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग करना मतलब बनाना, और रिवर्स इंजीनियरिंग करना मतलब उसको उल्टा करना, मतलब जितना बना के स्टार्टिंग लेवल से बनाने तक पूरा कोडिंग को रिवर्स करना। तो वहाँ पर वो पूरे लैंग्वेज को, मतलब पूरे उसको डिकम्पाइल करके पूरे स्टार्टिंग तक पहुँचता है, और वहाँ से फिर उसकी वर्किंग को चेंज कर देता है, और फिर उसको रिकम्पाइल कर देता है, एक तरीके से मतलब दोबारा बना देता है। जिससे इसमें क्या होता है, उसको जितने मॉडिफिकेशन करने होते हैं वो सारे मॉडिफिकेशन वो इसी में कर देता है। अभी इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगला यहाँ पर है फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक्स में बेसिकली ये ध्यान दिया जाता है किस तरीके से कोई लॉक फ़ोन है तो उसके लॉक को किस तरीके से तोड़ के उसके अंदर एक्सेस लिया जाए। ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट में मोस्टली यूज़ होती हैं, ऐसा नहीं कि ब्लैक हैट में यूज़ नहीं होता है, वहाँ भी होता है, बट मोस्टली ये लोग गवर्नमेंट यूज़ करते हैं फॉरेंसिक्स को, क्योंकि फॉरेंसिक्स में यही सब चीज़ें होती हैं। किसी को ट्रैक कर लिया, किसी को पकड़ लिया, कोई सबूत खोज लिया, हार्ड ड्राइव में से डेटा हो गया तो उसको रिकवर कर लिया, ये सब चीज़ें आती हैं फॉरेंसिक्स में।
तो ये बेसिक ब्रांचेस थी, और भी होती हैं मतलब, और सब ऑलमोस्ट इसी में आता है, बट कुछ हो सकता है रह गया हो, बट बेसिक यही थी। और हाँ, एक और था यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली इसे अलग ब्रांच कह सकते हैं आप, बाकी इसका मतलब सिंपल एक तरीके से अभी ये हैकिंग भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होता है, चाहे वेब हैकिंग हो चाहे सिस्टम हैकिंग हो, बहुत जगह यूज़ होता है, मालवेयर एनालिसिस हर जगह यूज़ होता है। तो क्रिप्टोग्राफी मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्रिप्ट कर देना है, किसी चीज़ को एनक्रिप्ट कर देना। यानी जैसे एक टेक्स्ट मैसेज है, सिंपल सा स्ट्रिंग, उसे मैंने एनक्रिप्ट कर दिया, तो अब मैं जिसको चाहूँगा सिर्फ वही उसे खोल के पढ़ सकता है। ओके, इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, अलग चीज़ें। किसी चीज़ को एनक्रिप्ट करके कम्युनिकेशन करना, उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। एग्जांपल लेते हैं, आपने व्हाट्सएप देखा होगा, व्हाट्सएप पे आप सोचते होंगे कि व्हाट्सएप के मैसेजेस को डायरेक्ट हैक क्यों नहीं किया जा सकता। ये बहुत लोग सोचते होंगे क्यों नहीं हैक हो जाता है जब रेट इंस्टॉल करते हैं, ये सब चीज़ें। तो वो आपको ऐसे क्यों देती हैं कि जो नोटिफिकेशन, जो मैसेज आप करते हैं वो तो कीलॉगर से मैं लिखा खेरा टाइप हो जाता है। मतलब व्हाट्सएप में जो आप मैसेज भेजते हैं, अगर आपने कोई फ़ोन में कुछ इंस्टॉल कर दिया है तो कीबोर्ड से जब आप टाइप करते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, और नोटिफिकेशन जो आते हैं उससे व्हाट्सएप के मैसेज कैप्चर हो जाते हैं, बट डायरेक्टली ही हैक क्यों नहीं हो जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो इसका रीज़न ये है कि व्हाट्सएप में जो कम्युनिकेशन होता है वो एनक्रिप्टेड रहता है। यानी आपके व्हाट्सएप में जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में, वहाँ पर जाएंगे व्हाट्सएप फोल्डर में, वहाँ पर जाएंगे डेटाबेस फोल्डर में, तो वहाँ आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी, डॉट करके कुछ फाइल्स, MD करके ऐसे करके फाइल मिलेंगी आपको कुछ डेटाबेस की। उन्हें आप जगह खाली करने के लिए कई बार डिलीट भी कर देते हैं। तो वो बेसिकली होते हैं आपके चैट्स जो एनक्रिप्टेड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब चैट्स एनक्रिप्टेड ही होते हैं तो आपके फ़ोन में कैसे शो हो जाते हैं, जब एनक्रिप्टेड ही हैं आप उसे खोल नहीं सकते तो कैसे शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, आपके फाइल, आपके मतलब फ़ोन में एक इंटरनल स्टोरेज होती है, जैसा कहते हैं रूट स्टोरेज कह सकते हैं आप। वहाँ की जो फाइल्स होती हैं सिस्टम फाइल्स, उसके अंदर एक फोल्डर होता है स्टोरेज, उसके अंदर आके आप अपनी स्टोरेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। आपको पता ही होता है, लेकिन आप होते लगातार उसके अंदर ही हैं। तो अगर आप रूट कर देंगे तो आप उसके बाहर भी जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं सिस्टम फाइल्स को। ओके, तो सिस्टम फाइल्स में फोल्डर होते हैं, एप्लीकेशंस के भी होते हैं। तो उनमें जो व्हाट्सएप का जो की होता है, देखिए क्रिप्टोग्राफी में यहाँ एक की इस्तेमाल किया जाता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। ओके, तो जो की होता है वो कहाँ पर होता है, ये मतलब आपके रूट फोल्डर में होता है। तो वहाँ पर वो जो की होता है वो सिर्फ व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है, और वहाँ से उसको डिक्रिप्ट करके आपको दिखा रहा होता है, लेकिन उसे कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि जब तक आपने अपना फ़ोन रूट नहीं किया उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोई देख नहीं सकता उस की को। ठीक, इसलिए लोग कहते हैं कि रूट करने पर आपके डिवाइस की थोड़ी सिक्योरिटी कम हो जाती है, इसलिए लोग कहते हैं, क्योंकि रूट कर दिया अगर आप तो कोई भी उस की को ले सकता है। तो ऐसे में अगर आपने रूट नहीं किया तो कोई नहीं ले सकता, इसलिए सिर्फ आपके ही फ़ोन में दिखेगा। तो यहाँ पर ये यूज़ हो गया क्रिप्टोग्राफी का। इसलिए क्रिप्टोग्राफी भी काफ़ी सारी चीज़ें जगह यूज़ होती है, और ये भी काफ़ी हार्ड फील्ड है। इसमें इसके लिए मैथ्स आपकी बहुत तेज होनी चाहिए क्रिप्टोग्राफी के लिए। अगला यहाँ पर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज्ड इन हैकिंग। अब देखिए, दो बात मैं आपको ये बताने से पहले बोल दूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं ब्रांच कवर नहीं कर सकता कि मैं बेसिकली 4-5 ब्रांच कवर कर रहा हूँ बस, क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीज़ें इन्हीं से होती हैं। और एक बात मैं ये नहीं कह रहा जो लैंग्वेज मैंने बताई हैं सिर्फ उन्हीं से होता है काम। मैंने बेसिक लैंग्वेज बताई जो यूज़ होती हैं या फिर इस एरा में एक सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लैंग्वेज से ये काम होते हैं। ओके, पहला यहाँ पर है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें बेसिकली आपको HTML आनी चाहिए, यानी वेब एप्लीकेशन हैकिंग में मतलब साइट हैकिंग। इसमें आपको HTML, क्योंकि पेज का स्ट्रक्चर HTML पर डिपेंड करता है, और HTML से रिलेटेड बहुत सारे अटैक होते हैं, जैसे कि HTML इंजेक्शन अटैक, या फिर आप कोई भी अटैक करेंगे तो उसमें आपको HTML यूज़ करना पड़ सकता है बहुत ही ज़्यादा। तो आपको HTML जरूर से आनी चाहिए, एकदम पक्का आनी चाहिए। अगली है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी आपको कंफर्म आनी चाहिए। इससे काफ़ी अच्छे अटैक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इस तरीके के अटैक जो होते हैं अटैक्स उन्हें जावास्क्रिप्ट से किए जाते हैं। और जावास्क्रिप्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो जावास्क्रिप्ट आपको जरूर आनी चाहिए अगर आप वेबसाइट हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो। अगला यहाँ पर PHP है। देखिए, PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर पे स्क्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, सर्वर पे चीज़ें करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपको मतलब वहाँ पर जो सिस्टम है वो कौन से लैंग्वेज में, उसका बैकएंड जो होता है। तो देखिए, वेबसाइट में दो चीज़ होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड जो चीज़ें आपको दिखती हैं, जैसे वेबसाइट का वेब पेज, डिज़ाइन, ये सब चीज़ें। बैक एंड जो चीज़ पीछे प्रोसेसिंग हो रही होती है, सारा काम हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं बैक एंड। ठीक, तो यहाँ पर जो PHP होता है वो बैक एंड का काम करता है। तो PHP से जो चीज़ें मतलब लिखी जाती हैं, आप उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए PHP आपको आनी चाहिए। और मोस्टली जैसे फेसबुक है वो PHP में लिखा है बहुत सारा उसमें चीज़ें, तो PHP बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो इसीलिए PHP आपको आनी चाहिए। और PHP के शेल्स भी होते हैं, शेल्स वगैरह, इसलिए आपको PHP आनी चाहिए। ऐसा नहीं ज़रूरी है, लेकिन अगर आएगी तो आपको बहुत सारा काम हो जाएगा। PHP आपको जरूर आनी चाहिए। अगला है SQL। SQL यहाँ पर डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज है। यानी जो आपका डेटाबेस होता है MySQL डेटाबेस, उसमें आप क्वेरी इंजेक्ट कर सकते हैं SQL के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप हर साइट पर कर सकते हैं, लेकिन SQL बहुत छोटी लैंग्वेज है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, इसलिए आपको ये आनी चाहिए। और भी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बेसिक लैंग्वेजेस थी जो आपको ज़रूर से आनी चाहिए। ओके, अगला यहाँ पर आता है सिस्टम हैकिंग। तो सिस्टम हैकिंग में आपको बेसिकली जावा, C++, पाइथन ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग करती हूँ।
यानी मेरा मतलब कैसा, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। HTML जो है वो सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताती है, यहाँ पर आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना होता। ऐसा नहीं कि लॉजिक के भी नहीं कर देंगे, बट उस तरीके का लॉजिक नहीं होता है कि आपको कोई काम नहीं करवाना है उस तरीके का। जावास्क्रिप्ट में भी उतना नहीं होता, PHP में भी उतना नहीं होता जितना इन सब चीज़ों में होता है, जावा, C++, पाइथन, इन चीज़ों में। यहाँ पर काम डायरेक्टली रहता है, आपको वही करना होता है। ये सब चीज़ें इंस्टॉल होती है सिस्टम हैकिंग में रैट सर्च बनाने के लिए। जैसे फ़ोन का सुनेंगे आप, एप्लीकेशन बनते हैं जावा में, C++ में फ़ोन के एप्लीकेशन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए सिस्टम हैकिंग के लिए। और भी लैंग्वेजेस हैं, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक बता रहा हूँ। मालवेयर एनालिसिस में भी आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, C++ है, विजुअल बेसिक है, जावा है, एक्सेट्रा। इन तरीके की चीज़ें आपको आनी चाहिए मालवेयर एनालिसिस में। अगला है रिवर्स इंजीनियरिंग। यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बताऊँगा रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने कठिन क्यों कही थी। रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको और भी लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे C++, जावा, इस तो आना ही चाहिए, बट जो सबसे मेन लैंग्वेज है रिवर्स इंजीनियरिंग की वो है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज लो लेवल मशीन लैंग्वेज है, यानी बाकी जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर वो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, बट असेंबली लैंग्वेज इनमें से लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज यानी जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है डायरेक्टली, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है समझना, मतलब उसमें ये नहीं है कि लूप है, ये है, वो है, आपने तुरंत रट लिया आराम से, वैसी चीज़ें नहीं होती। वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, उसमें कमांड्स होते हैं, अलग चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको असेंबली लैंग्वेज सीखनी होती है, और असेंबली लैंग्वेज सीखना काफ़ी मुश्किल होता है, सब लोग नहीं सीख पाते। तो बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग में करते हैं क्या है, किसी डिबगर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उसे ओपन करते हैं, उसमें अपना सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो भी आप कहें उसे लोड करते हैं। तो वो आपको देखिए, जैसे कोई सॉफ्टवेयर C में बनाए, C++ में बनाए, पाइथन बनाए, तो सबका उसका सोर्स कोड नहीं देख सकते। आप बैठ के पढ़ने बैठ गए, आपकी कहाँ शुरू हुई थी प्रोग्रामिंग और पूरा पढ़ के तब आप चेंज किए, ऐसे नहीं होता है। ऐसे में आप रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें यहाँ पर आपको असेंबली लैंग्वेज में आपका मिल जाता है, कोई भी, चाहे वो लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, आपको वो डिकम्पाइल होकर ये असेंबली लैंग्वेज में मिल जाता है। फिर आप उसमें अपने हिसाब से जो आपको चेंज करना होता है, किसी चीज़ को जंप करवाना होता है, जंप कराते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर आप देखते हैं सॉफ्टवेयर क्रैक होकर आते हैं और जो चीज़ें होती हैं, तो वो सब होता है रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। इसी तरीके से यहाँ पर चीज़ों को बाईपास कराया जाता है। जैसे किसी में सीरियल की मांग रहा हो, तो उसे उस फेज़ को ही बाईपास कर देते हैं जिस फेज़ में सीरियल की के मांगने का काम हो रहा होता है। क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट होता है इसमें जंप, JMP, उससे क्या किया जाता है, डायरेक्टली आपके प्रोग्राम को ही रन कर दिया जाता है कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर रन करें डायरेक्टली ही वो एक्सेस कर दे, वो पार्ट ही हटा दिया पूरा। जब वहाँ कुछ होगा ही नहीं तो वो की मांगेगा ही नहीं और डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें क्रैकिंग भी होता है इससे, और लीगल काम भी होता है, लीगल दोनों इन सब चीज़ों में होता है। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग ज़रूरी है, ये मैं बता दूँ आपको मैं। तो अगला यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक वो है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये टॉपिक आपने बहुत जगह सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है, सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है। अब सोच रहे नहीं भाई इतनी जरूरी तो नहीं है, हमने यूज़ नहीं की। कुछ लोग सोच रहे होंगे, सब नहीं बोल रहा मैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमने तो यूज़ नहीं की सोशल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जब आप यूज़ करते हैं तो उन सब में आप सोशल इंजीनियरिंग यूज़ कर देते हैं, जाने अनजाने में। वो आप जाने कि आप जान रहे हैं कि आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लेकिन आप यूज़ कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड होती है उसकी हैकिंग में। तो सोशल इंजीनियरिंग बहुत जरूरी चीज़ है। अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ बेसिकली, पहले क्या लिखा हुआ है। तो सोशल इंजीनियरिंग इज़ द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग पीपल सो दे गिव अप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस। इसका क्या मतलब है? सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी कला बोल सकते हैं, एक आर्ट है जो कि लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करती है। अब चाहे बात करके कराएं, चाहे ट्रस्ट जीत के कराएं, कैसे भी करें, उनके दिमाग को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती है, ताकि वो खुद से ही अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बोल दें, आपको बता दें, आपको दे दें, चाहे ट्रस्ट जीत के दे दें, चाहे कैसे भी दे दें। अगला क्या है, द टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दिस क्रिमिनल्स आर सीकिंग कैन वेरी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेंगे, ये वेरी करती है। अब मैं बता दूँ, जरूरी नहीं है कि ये क्रिमिनल्स ही करते हों, मोस्टली क्रिमिनल्स करते हैं, पर हर टाइम क्रिमिनल्स नहीं करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा साइबर सेल्स में रहते हैं, वहाँ लोग क्रिमिनल्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ हो सकता है कि वो सोशल इंजीनियरिंग बुरे हैकर के साथ अप्लाई करें, तो वहाँ पर वो लीगल है एकदम और उसमें कुछ बुरा नहीं है। तो यहाँ पर लिखा तो है क्रिमिनल्स, पर हर टाइम वो क्रिमिनल्स नहीं होते, ये बात जान लीजिए। और वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को लिखा है ना, सीकिंग कैन वेरी यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ VARY लिखा है। इसका मतलब है कि अलग अलग तरीके के इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर अगला है, बट व्हेन इंडिविजुअल्स आर टारगेटेड द क्रिमिनल्स आर यूजुअली ट्राइंग टू ट्रिक यू इनटू गिविंग देम योर पासवर्ड्स और बैंक इन्फॉर्मेशन। बट यहाँ पर जब कोई गलत इंसान कर रहा होता है तो और इंडिविजुअल को कर रहा होता है, तो मोस्टली उसका टारगेट होता है पासवर्ड या फिर बैंक के इन्फॉर्मेशन को गेन करना, और एक्सेस योर कंप्यूटर टू सीक्रेटली इंस्टॉल मैलिशियस सॉफ्टवेयर, या फिर तुम्हारे कंप्यूटर को एक्सेस करना। जैसे बोला कि भाई जरा पासवर्ड अपना फ़ोन देना, जरा कुछ काम है, या कॉल करना है, मेरी बीमार है, ये वो जो भी बोल दिया आपने, फ़ोन दे दिया। तो कैसे में आप सोचेंगे आप मना कैसे करें। जैसे आप ट्रेन पर जा रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आया आपसे बोला भाई 1 मिनट फ़ोन दे रहा, मेरी माँ की डेथ हो गई है, उनको तुरंत ही कुछ बताना है, जरूरी है, 1 मिनट फ़ोन दे दो। तो ऐसी सिचुएशन में आप नहीं कर पाएंगे जल्दी। क्या आप सोचिए, आप ऐसे इन्फॉर्मेशन में किसी ऐसे ही सिचुएशन में कोई रो रहा हो और आप नहीं करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे आप। हाँ कर लेंगे बहुत लोग, लेकिन सब नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर आपने हाँ कह के उसे फ़ोन दे दिया और वो 2 मिनट आगे गया, समझे, तो वो आगे जाके क्या करने वाला है ये आपको नहीं पता। आपने लगभग 3-4 महीने, 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, न्यूज़ में आया था, मैं नाम नहीं ले रहा, एक प्रोफेशनल हैकर थे
न्यूज़ में उनकी आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने एक ऑडियंस में से एक लड़की का फ़ोन लिया था और उन्होंने कुछ सेकंड में, लगभग 25 सेकंड में उसका फ़ोन में कुछ इंस्टॉल कर दिया था। बेसिकली उसमें दिखाया नहीं गया था कि उन्होंने किया क्या है, लेकिन उन्होंने हैक कर दिया था। उन्होंने कुछ उसका फ़ोन लेके 25 सेकंड में कुछ किया और उनका दावा था 10 सेकंड के अंदर करने का, बट थोड़ा हड़बड़ी में उनको थोड़ा टाइम लग गया, 25 सेकंड लगभग। फिर उन्होंने फ़ोन वापस कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने लैपटॉप के थ्रू उसकी सारे कॉल लॉग्स, फोटोज़, फाइल सब दिखा दिए। तो यहाँ पर उन्होंने चाहे एप्लीकेशन सेटअप किया, चाहे जो भी किया वो जाने, बट उन्होंने हैक कर लिया ना। तो इसी तरीके से फ़ोन बस 25 सेकंड के अंदर जब वो ये कर सकते हैं, तो सोच लीजिए ब्लैक हैट क्या कर सकता है। तो इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कई जगह सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करना है, फेसबुक अकाउंट को हैक करना है, तो आप लिंक भेज के डायरेक्टली नहीं भेजेंगे कि लो भाई लिंक लॉगिन करो डिटेल से तुम्हारा अकाउंट हैक करना है, ये बोलेंगे क्या? ये तो बोलेंगे नहीं। आप जो भी बोलेंगे, जो तरीका अप्लाई करेंगे, वही तरीका सोशल इंजीनियरिंग होता है। तो सोशल इंजीनियरिंग हर जगह इस्तेमाल होती है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में इस्तेमाल होती है सोशल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आपको ये आना जरूरी है। मतलब आप ये डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितनी तेज़ है। थोड़ी बहुत तो सभी को आती है, बट आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, आप हर चीज़ सोचिए। जैसे एक और सिनेरियो में बताता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने शायद एक और वीडियो में अपने बोला था, पर फिर मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर। कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे इंस्टाग्राम हैक करना है तो फिशिंग तो हमारा दोस्त जानता है, या फिशिंग तो हमारा दोस्त करेगा नहीं, फंसने से रहा वो स्मार्ट है, वो नहीं फंसेगा, तो हमें दूसरा कुछ सोचना चाहिए, हम लगते हैं दूसरा कुछ खोजने। बट अभी भी फिशिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों होता है, या सोचिए अभी भी फिशिंग अटैक ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो स्पैमिंग हो या चाहे वो कुछ भी हो, फिशिंग अटैक को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बस इसलिए क्योंकि अगर जो होशियार आदमी जो समझ रहा है इस बात को, वो दूसरी मेथड्स खोजने से पहले, दूसरे बकवास मेथड खोजने से पहले वो इसी मेथड पे इतना वर्क करेगा कि वो नई सोशल इंजीनियरिंग स्किल, नया सोशल इंजीनियरिंग मेथड सोचने की कोशिश करेगा, जिसको यूज़ करके वो उसी लिंक पर लॉगिन करवा सके अपने विक्टिम को। उसे नॉर्मल लोगों में यही आता है कि नेटफ्लिक्स हैक करवा लें, ये करवा लें, वो करा लें। इसके बजाय आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचिए, कुछ चीज़ें बना के सोचिए, कुछ भी करिए जिससे वो फिशिंग पे ही लॉगिन कर ले, ये सोचने के बजाय कि आप डायरेक्टली कैसे हैक करें। इसमें लोग घंटों वेस्ट कर देते हैं, मैंने देखा है, यानी कितने लोग घंटों वेस्ट कर देते हैं कि इंस्टाग्राम हैक कैसे करें, फेसबुक कैसे हैक करें, घंटों वेस्ट कर देते हैं रिसर्च करके। उसके बजाय आप सोचते रहिए सोशल इंजीनियरिंग नया स्किल, और उन्हीं लिमिटेड मेथड्स के अंदर ही नई चीज़ निकाल लीजिए अपने लिए, और उस तरीके से आप हैक करिए। और अपनी स्किल सबको मत बताइए। अगर आप अपनी स्किल सबको बता देंगे तो फिर कौन फंसने वाला है उसमें। मैं नहीं कह रहा कि आप इलीगल काम करिए, मैंने तो पहले ही बोला है कोर्स एजुकेशनल पर्पज के लिए है, लेकिन अपने मेथड्स को किसी को बताए नहीं जाते हैं, किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने चैनल में भी अपने 2 मेथड बताए हुए हैं बेसिकली, वो ये देख सकते हैं। एक मैंने वीडियो नहीं थी लाइव प्रैक्टिकल इंस्टाग्राम हैकिंग, उसमें मैंने एक मेथड बताया था, और मैंने एक और सब्सक्राइबर के 1 के सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने कुछ फाइल्स दी थी जो आप यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों में। तो इस तरीके से आप सोशल इंजीनियरिंग के अलग अलग मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, सोच सकते हैं अपने हिसाब से। ये आपको सोचने पड़ेंगे, ये आपको नेट पे नहीं मिलेंगे, और मिल भी जाते हैं तो फिर इसका मतलब वो बहुत सारे लोगों को पता होंगे, तो आपको खुद से सोचना होगा नया। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए, नेटवर्क है कोई भी जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स, अभी जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर ही हो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटराइज डिवाइस है, जो आपस में कनेक्ट है एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक, उन्हें हम कहते हैं वो नेटवर्क में है, वो एक नेटवर्क है, वो पूरा एक कंप्यूटर का नेटवर्क है, सिस्टम का नेटवर्क है, जो भी आपका है। अगर मैं बोलूँ नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड है, मतलब पता नहीं कितना % है हैकिंग का नेटवर्किंग ही है। अगर आप वेबसाइट हैक करते हैं तो वहाँ भी आपको नेटवर्किंग यूज़ करनी है, आप डिवाइस हैक करते हैं तो वहाँ भी नेटवर्किंग यूज़ करनी है, ऑलमोस्ट सब जगह नेटवर्किंग यूज़ करनी है। तो यहाँ पर नेटवर्किंग एक कोर्स छोड़िए, 12 घंटे की कोर्स में बताना पॉसिबल नहीं है। नेटवर्किंग में बताने जाने कितनी सारी चीज़ें हैं नेटवर्क हैकिंग में, नेटवर्क चीज़ों में, बट बेसिक चीज़ें जितनी है वहाँ पर मैं आपको इतनी बताने वाला हूँ इस कोर्स में। ओके, तो नेटवर्किंग के बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला है, इज़ नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट इन हैकिंग। इसका जवाब मैंने अभी दे दिया आपको, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है हैकिंग में, और ऑलमोस्ट हर फील्ड में इस्तेमाल होता है नेटवर्किंग, इसलिए नेटवर्किंग जरूरी है। और यहाँ पर मैं अगला बताता हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर मैं बात कर लेते हैं। पहला है IP एड्रेस। इसके बारे में आपने सुना होगा, बट हो सकता है यहाँ पर आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिले, तो इसको भी देखते हैं, स्किप मत करिए, हो सकता है, मैंने कंफर्म नहीं कहा लेकिन हो सकता है। तो पहला है IP एड्रेस। में IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक। यहाँ पर लिखा है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज़ अ न्यूमेरिकल लेबल असाइंड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन मतलब क्या था? आप नेट से कनेक्ट है तो आप कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कॉल कर रहे हैं तो ही कम्युनिकेशन है, या चैट कर रहे हैं तो ही कम्युनिकेशन है। अब नेट से कनेक्ट है तो आपके डिवाइस में एक IP एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा। अब वो IP एड्रेस कंफर्म असाइन रहेगा, असाइन नहीं तो कनेक्ट नहीं चल सकता, आप कनेक्ट नहीं होंगे, आप जैसे कनेक्ट होते हैं आपका एक IP एड्रेस साइन कर दिया जाएगा, उसे कहते हैं IP एड्रेस, ठीक। यहाँ पर वर्जन ऑफ IP एड्रेस, 2 वर्जन होते हैं बेसिकली, मोस्टली IPv4 यूज़ किया जाता है। यहाँ पर IPv4 और IPv6 का मतलब क्या है ये बता देता हूँ। IPv4 का मतलब होता है IP वर्जन 4 और IPv6 का मतलब होता है IP वर्जन 6।
कई लोग बस ऐसे ही समझ लेते हैं कि हाँ IP एड्रेस के 2 वर्जन है, V4 V6, मतलब क्या, ही समझे ही नहीं। तो इसका मतलब है IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, 2 वर्जन है। तो IP वर्जन 4 जो होता है ये ऐसा कुछ होता है 192.168 इस तरीके का, और जो IP वर्जन 6 होता है वो उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं कुछ, इसे कहते हैं IP वर्जन 6। तो IP वर्जन 6 क्यों आया? अभी तक मोस्टली IPv4 ही चल रहा है और वही अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट डिवाइस की वो एक लिमिटेड डिवाइस होने, मतलब एक लिमिटेड रेंज होने के नाते इसकी भी एक लिमिटेड रेंज है कि वहाँ से वहाँ तक ही IP एड्रेस रेंज कर सकता है। तो डिवाइसेस एक्स्ट्रा होने के नाते यहाँ पर IPv6 को लाने की ज़रूरत पड़ गई, ताकि हर डिवाइस को एक IP एड्रेस मिल सके, क्योंकि हर डिवाइस का IP एड्रेस यूनिक होता है। कभी भी वो सेम नहीं हो सकता कि 2 कंप्यूटर का सेम हो जाए। हाँ, सेम हैकर करवा सकता है, कैसे करवा सकता है उसको IP स्पूफिंग कहते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा, बट होता नहीं है सेम, मिलता नहीं है। ठीक, अब रहते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस होते हैं 2 तरीके के, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट पब्लिक में अंतर क्या है ये बता देता हूँ पहले आपको, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको ध्यान समझिएगा। तो पब्लिक IP एड्रेस वो होता है जो आपको ISP की तरफ से मिलता है, आप नेट से कनेक्ट होते हैं, आप गूगल जाकर सर्च करिए व्हाट इज माई IP, आपको IP मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप विंडोज यूज़ कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, लिखिए IP config, और लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिखिए IF config, तो आपको दूसरा IP भी मिल जाएगा वहाँ पर। तो वो IP होता है आपका प्राइवेट IP। जैसे अगर आप किसी राउटर से कनेक्ट होकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस नेटवर्क के अंदर के किसी भी डिवाइस को अगर आपसे कम्युनिकेट करना है, उस नेट यहीं अगर राउटर है उससे 4 डिवाइस कनेक्ट हैं, तो उन 4 डिवाइस में किसी को भी आपस में कनेक्ट करना है तो उसे प्राइवेट IP की जरूरत होगी, ना कि पब्लिक IP, क्योंकि उसे अपने नेटवर्क के अंदर काम करना है। ओके, तो वहाँ पर उसको प्राइवेट IP का इस्तेमाल करेगा, बट नेटवर्क के बाहर जो होगा वहाँ पर आपका पब्लिक IP होगा, और वो पब्लिक IP आपके राउटर के पास होगा। ओके, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। तो ये होता है प्राइवेट और पब्लिक। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, डायनेमिक और स्टैटिक IP एड्रेस का अंतर। तो बेसिकली ना ये IP एड्रेस के टाइप्स है, ना ये IP एड्रेस के वर्जन है। डायनेमिक और स्टैटिक ये क्या है, आप बोल सकते हैं एक सिंपल सा टर्म है। तो डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज़ चेंज हो रही हो, स्टैटिक का मतलब जो चीज़ फिक्स्ड हो। तो जैसे होता है ना, जब आप नेट ऑन करते हैं तो आपका कुछ IP होता है, आपने नेट बंद किया, आपने नेट दोबारा से ऑन किया, आपका IP एड्रेस चेंज हो गया। तो इस केस में हम इसे कहते हैं स्टैटिक IP एड्रेस। तो स्टैटिक IP एड्रेस किन चीज़ों का होता है, जैसे फ़ोन्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती है, तो इनका IP एड्रेस स्टैटिक होता है। अब बात करते हैं डायनेमिक, सॉरी इन चीज़ों का डायनेमिक होता है, गलती से बोल दिया मैंने। स्टैटिक होता है उन चीज़ों का, जैसे कि कोई वेब सर्वर है, जैसे गूगल है, तो गूगल का भी IP एड्रेस होता है। आपको नहीं पता तो बता दूँ यहाँ पर, जैसे आप जाके ब्राउज़र में लिखते हैं google.com, तो आपका ब्राउज़र google.com नहीं जानता, आपका ब्राउज़र की वो क्या होता है, एक DNS सर्वर होता है, उस पर वो रिक्वेस्ट भेजता है कि google.com इनको चाहिए, तो google.com का जो भी IP होता है वो आपको मिलता है, और आपके ब्राउज़र में वो IP लोड होता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आगे हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये होता है IP का चक्कर। तो डायनेमिक क्या होता है, जो चीज़ चेंज हो रही हो, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन कंप्यूटर आप नेट कनेक्ट कीजिए, बंद करिए, फिर कनेक्ट कीजिए, चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया डायनेमिक। स्टैटिक वो होता है जो हमेशा फिक्स रहता है। गूगल का रोज़ चेंज नहीं होता है कि रोज़ IP चेंज हो रहा हो, हर सेकंड IP चेंज हो रहा हो, तो आप गूगल एक्सेस कर चुके हैं, ऐसा नहीं होता कुछ भी, उसे हम कहते हैं स्टैटिक IP। और हैकर्स को स्टैटिक IP का इस्तेमाल करना होता है बहुत सारी जगह। कहाँ करना होता है ये बताऊँगा अभी आपको आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ लोकल होस्ट। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा लोकल होस्ट क्या है, बट डिटेल में नहीं समझ पाते, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ लोकल होस्ट क्या है। तो यहाँ पर पहले मैं रीड कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है। द लोकल होस्ट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम डिस्क्राइबिंग द लोकल कंप्यूटर एड्रेस, ऑल्सो नोन एज द लूप बैक एड्रेस। तो इसका मतलब है लोकल होस्ट एक तरीके का IP एड्रेस ही होता है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट नेम होता है बोल सकते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के आपके लोकल कंप्यूटर के, यानी आपके सिर्फ आपके कंप्यूटर के एड्रेस को बताता है, और ये कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब देखिए आप जाइए अपने ब्राउज़र में, ठीक, आप कोई पहले जाकर अपने ब्राउज़र में लिखिए लोकल होस्ट, सिंपली बस लोकल होस्ट लिख के एंटर मारिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, एरर मिलेगा, दिस पेज कांट बी रीच्ड, ऐसा कुछ मिलेगा। बट वहीं आप XAMPP या किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम में कोई भी फाइल को होस्ट कर दीजिए, फिर आप लोकल होस्ट करिए, चाहे आप करिए चाहे आपके नेटवर्क वाला कोई भी इंसान करे, सॉरी लोकल होस्ट नहीं करेगा, आप सिर्फ आप करिए। नेटवर्क वाले इंसान को एक्सेस करना है तो उसको आपका IP देना पड़ेगा। अगर आपको करना है, अगर आप लोकल होस्ट लिखते हैं तो वहाँ पर आपका जो करंट सिस्टम होता है जिस पर आप काम कर रहे हैं, डायरेक्टली उसी का जो IP होता है, प्राइवेट IP होता है, वो वहाँ पर एक्सेस हो जाता है आपको, और वो एक्सेस होकर आपको मिल जाता है लोकल होस्ट में। इसे हम कहते हैं लोकल होस्ट। और अगर आपके नेटवर्क के अंदर जैसे आपके राउटर के साथ कनेक्टेड और डिवाइस करना है, तो अगर वो लोकल होस्ट लिखेंगे तो वहाँ पर उनका खुल जाएगा। तो उन्हें लोकल होस्ट नहीं लिखना है, उन्हें आपका IP एड्रेस लिखना है, तब जाके वो आपके कंप्यूटर से नेटवर्क मतलब में काम कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है हमारा पोर्ट्स। तो यहाँ पर पोर्ट्स सुन के हो सकता है आपको लग रहा हो कि यहाँ पर मैं फिजिकल पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, कि USB पोर्ट ये सब चीज़ें, तो वो चीज़ें सभी को बताएं, यहाँ पर मैं दूसरे पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो इन कंप्यूटर नेटवर्किंग अ पोर्ट इज़ अ कम्युनिकेशन एंड पॉइंट, यानी कि जब जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है उसमें जो पोर्ट होता है वो कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट यानी आप कह सकते हैं आखिरी हिस्सा, या कोई एक तरफा, मतलब कोई एक तरफ, जैसे एक पोल है तो उसकी 2 साइड्स होती हैं ना, 2 ओपनिंग साइड होगी, तो वो हर 2 साइड को आप एक पोर्ट बोल सकते हैं।
At a software level within an operating system, a port is a logical construct that identifies a specific process or a type of network service. तो सॉफ्टवेयर लेवल की बात करें, हार्डवेयर लेवल पे तो यूएसबी पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट इन सब चीज़ों को पोर्ट्स कहा जाता है, बट सॉफ्टवेयर लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अ पोर्ट इज अ लॉजिकल कंस्ट्रक्ट दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक प्रोसेस और टाइप ऑफ नेटवर्क सर्विस। यानी किसी भी कोई भी एक जो जैसे जानते हैं विंडोज़ हो चाहे लिनक्स हो कुछ भी चीज़ हो, उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, प्रोसेसर होते हैं जो रन करते होते हैं। आप उन सब चेक कर सकते हैं जाके टास्क मैनेजर में, इन सब चीज़ों में यहाँ पर प्रोसेसर जो होते हैं रन हो रहे होते हैं। तो हर एक प्रोसेस एक स्पेसिफिक पोर्ट पर ही रन कर रहा होता है। ये पोर्ट नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन IP एड्रेस ऑफ होस्ट एंड द प्रोटोकॉल टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में अपनी भाषा में इजीली बता देता हूँ, अगर आपको अभी तक कोई समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप मान लीजिए आप एक शहर में रह रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर हर एक शहर में हर एक शहर कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर शहर में हर एक घर का जो एड्रेस है उससे हम कह सकते हैं IP एड्रेस। तो यानी अगर किसी के पास आपका IP एड्रेस है तो वो आपके घर तक पहुँच सकता है। लेकिन घर में मान लीजिए 10 गेट हैं, होते नहीं है लेकिन मान लीजिए 10 गेट हैं, ठीक, इंक्लूडिंग खिड़की उड़की सब मिला के रहा हूँ, 10 ओपनिंग एंट्रेंस है, एंट्रेंस एग्जिट जो भी कर लीजिए आप, 10 तो हैं टोटल। तो उनमें से उसे कौन सा गेट का इस्तेमाल करके अंदर जाना है और कौन सा गेट उसके जाने के लिए, स्पेसिफिकली सिर्फ उसी के जाने के लिए कौन सा गेट ओपन है, उस गेट को हम कहेंगे पोर्ट। यानी IP एड्रेस से कोई आपके कंप्यूटर तो पहुंच सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है, बट उसे कौन से प्रोसेस पे रिक्वेस्ट भेजनी है वो डिपेंड करता है पोर्ट पे, ठीक। जैसे HTTP का पोर्ट होता है 80, तो अगर आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस करना चाहेंगे और आप 80 के कुछ और लिख दें, जैसे SMTP का लिख दें या FTP का 21 25 कुछ ऐसा लिख दें पोर्ट नंबर, तो आपके पास वो वेब पेज आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको चाहिए था HTTP, आपको चाहिए थी फाइल, वेब पेज देखना था आपको। तो पोर्ट का यहाँ पर ये काम होता है, पोर्ट डिफाइन करता है कि कौन सी सर्विस कौन से पोर्ट पर चल रही है। कुछ सर्विसेज का पोर्ट फिक्स्ड होता है, जैसे HTTP का 80 होता है तो वो 80 ही रहेगा, बट कुछ का डायनामिक होता है जो चेंज होते रहता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आप, चेंज हो गया, कुछ और है उसका, अभी कुछ और है बाद में कुछ और है, ऐसा होता है, ठीक। ये होता है पोर्ट। और यहाँ पर पोर्ट का IP का क्या कॉम्बिनेशन है, तो इस जो कॉम्बिनेशन होता है हम कह सकते हैं जो पोर्ट होता है वो IP एड्रेस के बाहर लिखा रहता है। जैसे कि IP एड्रेस है मेरा 192.168.1.1, ये है IP एड्रेस। तो यहाँ पर अगर मैं ब्राउज़र में जाकर लिखूँगा तो बेसिकली ब्राउज़र 80 ही पोर्ट पे ओपन करेगा, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली लिखना चाहूँ कि मुझे कौन से पोर्ट पे ओपन करना है तो मैं इस IP एड्रेस को लिखने के बाद जैसे 192.168.1.1 लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक कोलन लगाऊंगा, सेमीकोलन नहीं कोलन, फिर 80 लिख दूंगा, यानी मुझे 80 पोर्ट को इस IP एड्रेस के 80 पोर्ट को एक्सेस करना है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। पोर्ट नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन IP एड्रेस ऑफ अ होस्ट मतलब IP एड्रेस ही बोल सकते हैं आप, एंड द प्रोटोकॉल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, ये होता है। और इसको हम लोग साथ में कहते हैं सॉकेट, ठीक। ये दोनों चीज़ के कम्युनिकेशन को आप कह सकते हैं सॉकेट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए पोर्ट्स विच आर ओपन एंड अलाउज कम्युनिकेशन आर कॉल्ड ओपन पोर्ट्स एंड अदर्स आर कॉल्ड क्लोज्ड पोर्ट्स। दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, हैकर्स का मतलब होता है ओपन पोर्ट से। पोर्ट्स ओपन भी हो सकते हैं यानी कम्युनिकेशन अलाउ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो प्रोसेस बंद भी हो सकते हैं या फिर वो रेस्ट्रिक्टेड ही हो सकते हैं कि आप नहीं कर सकते कोई और कर सकता है एक्सेस, ठीक, ऐसा होता है। तो जो पोर्ट्स ओपन होते हैं उसे हम कहते हैं ओपन पोर्ट्स, जो कम्युनिकेशन को अलाउ कर देते हैं उसे हम कहते हैं ओपन पोर्ट्स, और बाकी पोर्ट्स को हम कहते हैं क्लोज्ड पोर्ट्स। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है, तो पहले मैं जल्दी से यहाँ पर पढ़ के आपको सुना देता हूँ। पोर्ट फॉरवर्डिंग और टनलिंग इज द बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्टिंग डेटा ट्रैफिक हेडेड फॉर द कंप्यूटर्स IP/पोर्ट combination and redirecting it to a different IP/and or port. A program that's running on the destination computer host usually causes the redirection, but sometimes it can also be an intermediate hardware component such as a router, proxy server और firewall. तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए हो, बट नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। पोर्ट फॉरवर्डिंग मतलब जैसे आप एक नेटवर्क के अंदर मान लीजिए आपका एक वाईफाई है जिससे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर आपका जो आपने अपने सिस्टम पे अपने वेबसाइट पे कुछ फाइल्स होस्ट कर दी, आपने होस्ट कर दिया एक वेब पेज, फिशिंग पेज या कुछ भी, तो अब इस वेब पेज को आपकी प्राइवेट IP से आपके नेटवर्क से कनेक्टेड कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है वेरी इजीली, एकदम आराम से। बस आपका IP एड्रेस डालेगा, उसके ब्राउज़र में वो चीज़ ओपन हो जाएगी। बट जो प्राइवेट IP होता है वो सिर्फ आपके विद इन द नेटवर्क यानी उस नेटवर्क के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, ठीक। तो यहाँ पर वो चीज़ बाहर एक्सेसिबल नहीं होती है, तो इस चीज़ को बाहर यूज़ नहीं कर सकता। मतलब बाहर वाला बंदा कोई चाहेगा यूज़ करना है तो उसे यूज़ नहीं कर सकता, उसे एक्सेस ही नहीं कर सकता। अब अगर वो आपका बाहर का बंदा अगर आपका पब्लिक IP डाल देगा तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने होस्ट किया जो चीज़ वो प्राइवेट IP पोस्ट होती है। तो ऐसे केस में आपके राउटर के थ्रू पोर्ट फॉरवर्डिंग कराई जाती है, जिसके थ्रू आपका जो प्राइवेट IP होता है वो एक बेसिक URL पर चेंज हो जाता है, वो URL आपके नेटवर्क के बाहर भी एक्सेसिबल हो जाता है। इसका मतलब नेटवर्क के बाहर का बंदा दूसरे नेटवर्क का बंदा भी आपके चीज़ को एक्सेस कर सकता है पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू, और ये होती है पोर्ट फॉरवर्डिंग। अब इसका इस्तेमाल हैकिंग में क्यों होता है, जैसे आपने किसी सिस्टम को हैक करना है आपको,
आपको किसी सिस्टम में वायरस जब इंजेक्ट करते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपको विंडोज़ हैक करना है, तो उसमें आप जो कोई वायरस कह सकते हैं या वायरस मेलिशियस फाइल बोल सकते हैं, जब आप इंजेक्ट करते हैं तो उसमें आप अपना आईपी और अपना पोर्ट डालते हैं ताकि वो उस आईपी और उस पोर्ट पर कम्युनिकेशन हो सके। तो आप प्राइवेट आईपी डाल देते, मतलब आप उसको डेटा कहाँ भेजना है, उसको कंट्रोल किसके हाथ में देना है, उसको कंट्रोल स्पेसिफिक आईपी और स्पेसिफिक पोर्ट के नाम पे हाथ पे देना है। तो वहाँ पर वो चीज़ पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू रहेगी, आपका नेटवर्क के बाहर अवेलेबल होगा तो ही वो वहाँ पर रिक्वेस्ट भेज पाएगा, वो आपके नेटवर्क के अंदर नहीं है। हाँ, अगर आपको नेटवर्क के अंदर वाले डिवाइस को ही हैक करना है तो आप डायरेक्टली प्राइवेट आईपी दे सकते हैं, बट अगर आपको नेटवर्क के बाहर के डिवाइस को हैक करना है तो फिर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल करना होगा। ये हैकर्स के लिए है, बाकी ऐसा नहीं कि पोर्ट फॉरवर्डिंग हैकर्स के लिए बनी है, ये और चीज़ों के लिए बनी है। बट हैकर्स का क्या करते हैं इसका, ये मैंने बताया। और एक और चीज़ बताऊँ कि जैसे मैंने बताया ना कि उसको आईपी एड्रेस डालनी पड़ेगी और वो चीज़ डालनी पड़ेगी पोर्ट। तो यहाँ पर अगर आप जानते होंगे कंप्यूटर या फ़ोन का जैसे ही आप नेट बंद करके ऑन करेंगे आपका आईपी तो चेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या है, आप क्या 10 सेकंड के लिए हैक करेंगे क्या सिस्टम? नहीं। तो ऐसे में क्या करते हैं आप, इसलिए जो हैकर होता है उसे स्टैटिक आईपी की ज़रूरत होती है। यही मैंने बोला था, डायनेमिक आईपी से हैकर का काम नहीं चलेगा। अगर उसको सिस्टम हैक करना है तो उसके लिए उसे अगर कंट्रोल रखना है देर तक तब, तो उससे यहाँ पर डायनेमिक आईपी की जरूरत पड़ेगी, सॉरी स्टैटिक आईपी की। तो स्टैटिक आईपी वो कैसे करेगा, या तो वो कंप्यूटर को लगातार नेट से कनेक्टेड रखे अपने लगातार एकदम, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में वो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या आरडीपी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी एक तरीके का आप कह सकते हैं कंप्यूटर कह सकते हैं जो बाय करना पड़ता है, या फिर किसी ट्रिक से आप फ्री ले सकते हैं। जैसे डिजिटल ओशन साइट है, वहाँ से आप ले सकते हैं, मतलब परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ से आप परचेज करते हैं तो एक तरीके से वो आपका एक नया सिस्टम ही होता है, एक पूरा विंडोज़ होता है जो कि लगातार चालू रहता है। तो वहाँ अगर आप अपना कंप्यूटर बंद नहीं कर देते हैं और फिर बाद में खोलते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, उस डिजिटल ओशन में जाकर वहाँ से वापस कनेक्ट होते हैं, तो जितनी चीज़ें आपने उसमें की होंगी वो उतनी चीज़ें ही रुकी होंगी वहीं पे, क्योंकि वो कंप्यूटर लगातार ऑन रहेगा। एक तरीके से ये वैसी चीज़ है जैसे गूगल होता है, तो क्या गूगल कभी बंद होता है? गूगल की फाइल जिस कंप्यूटर पर होस्टेड है क्या वो कभी बंद होती होंगी? नहीं होती हैं। तो ऐसी चीज़ें आप कह सकते हैं वीपीएस, तो इस पर होस्ट करता है, इस पर कंट्रोल भेजवाता है ताकि उसका आईपी कभी चेंज ना हो और स्टैटिक रहे। या फिर वो पेड वीपीएस का इस्तेमाल करता है आईपी को स्टैटिक रखने के लिए। और इसी बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर प्रेजेंटेशन में नहीं लिखा लेकिन मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डायरेक्ट और रिवर्स कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन पहले किया जाता था, मतलब अभी किया जाता था। डायरेक्ट कनेक्शन में क्या होता है, जैसे कि अगर मुझे हैक करना है आपके सिस्टम को, तो अगर मैं चाहूँ मैं 2 चीज़ कर सकता हूँ। पहला मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपके कंप्यूटर में यार मैं अपने कंप्यूटर में लिख दूँ कि मुझे आपके कंप्यूटर, मतलब अपने कंप्यूटर में कुछ इंस्टॉल करूँ या कुछ भी सेटअप करूँ, और ये कि मुझे आपके आईपी का और आपके पोर्ट, इस पोर्ट का मुझे कंट्रोल चाहिए, अपने में प्रोग्राम बना दूँ, फिर मैं उसे एक्टिवेट करूँ और आपके में जाकर किस तरीके से उसको एक्सेस कर दूँ, अलाउ कर दूँ। ठीक, तो यहाँ पर मुझे आपका एक्सेस मिल जाएगा, इसे कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। बट इसमें क्या होगा कि आप जैसे ही नेट बंद करके ऑन करेंगे आपका आईपी चेंज हो जाएगा। तो मुझे इसके लिए हर बार आपका आईपी जानना पड़ेगा, क्योंकि आपका आईपी मैं स्टैटिक नहीं कर सकता। तो मुझे हर बार आपका आईपी जानना पड़ेगा कि आपका आईपी क्या है हर सेकंड। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये समझ लीजिए इम्पॉसिबल है, ये चीज़ हो नहीं सकती है। क्योंकि आप हर सेकंड क्या पता मैंने इंस्टॉल किया, आपने नेट बंद करके ऑन कर दिया, चेंज हो गया कबाड़ा सारा। तो ऐसे में डायरेक्ट कनेक्शन का यूज़ नहीं होता है, ऐसे में यूज़ होता है रिवर्स कनेक्शन का। और रिवर्स कनेक्शन क्या होता है, वही चीज़ जो मैंने अपने में इंस्टॉल की थी मैं अपने में इंस्टॉल ना करके उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ और यहाँ पर मैं उससे एक्सेस मांगूँ ना, एक्सेस भेजने वाला बना दूँ। मतलब मेरे में जब था तो वो आपसे एक्सेस मांगता और आपके मुझे अलाउ करना होता। अब मैं क्या करता, अब मतलब आपके मुझे लिसनिंग करना होता। यार मैं क्या करूँगा, एक मैं वायरस पेलोड कुछ भी कह सकते हैं वो बनाऊँगा, उसमें मैं अपना स्टैटिक आईपी और पोर्ट डाल दूँगा और वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दूँगा। फिर आपका आईपी चाहे जो होता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको आपके आईपी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं इंस्टॉल तो आपके में कराऊँगा। फिर आप मेरे और स्टैटिक मेरा रहेगा, तो वो प्रोग्राम बार बार सेम ही आईपी यानी मेरी स्टैटिक जो आईपी रहेगी उस पर ही कंट्रोल भेजेगा। तो मुझे सब कुछ मिलेगा, चाहे आपका आईपी चेंज हो चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर ये होता है डायरेक्ट और रिवर्स कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है व्हाट इज़ मैक एड्रेस। आपने सुना तो होगा ही, बट ये क्या है मैं डिटेल में यहाँ बताने वाला हूँ। तो मैक एड्रेसेस आर यूनिक 48 बिट्स हार्डवेयर नंबर ऑफ अ कंप्यूटर विच इज़ एम्बेडेड इनटू नेटवर्क कार्ड नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैक एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑफ अ नेटवर्क डिवाइस। तो मैक एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है, हार्डवेयर नंबर होता है कंप्यूटर का, यूनिक हार्डवेयर नंबर जो कि एम्बेडेड रहता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। जो आपके कंप्यूटर का, सिस्टम का, फ़ोन का, किसी चीज़ का नेटवर्क जो इंटरफेस कार्ड होता है उसका एक मैक एड्रेस होता है डिफ़ॉल्ट, जो कि जब आपका कंप्यूटर या वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनता है तो उसी वक्त वो डाल दिया जाता है और वो यूनिक होता है। ठीक, ये होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और उसे एक तरीके से आप कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस कर सकते हैं। मतलब आईपी क्या है, आईपी फिजिकल एड्रेस नहीं है, आईपी आपका इंटरनेट का एड्रेस है कि आप इंटरनेट पे कौन है, ये है आपका आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर बात हो गई मैक एड्रेस की। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि नेटवर्क
कौन कौन तरीके का होता है, नेटवर्क कैसे कनेक्ट होता है, उसको टोपोलॉजीज कहते हैं। वो लोग चीज़ें उसकी हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी नेटवर्किंग को हम लोग एक साथ कवर नहीं कर सकते। टोपोलॉजीज होती हैं स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मतलब वो वे होता है कि इस तरीके से कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला होता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड होता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड होता है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब बेसिकली ये 3 बेसिक होते हैं टाइप्स, ठीक। एक और टाइप होता है जो कि कई जगह इंक्लूड किया जाता है, कई जगह नहीं किया जाता है, उसको हम कहते हैं पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक तरीके से ये इन्हीं का एक हिस्सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला यहाँ पर है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन मतलब जैसे आपका राउटर है, राउटर के अंदर आपका पर्सनल एक छोटा सा मतलब आपका नेटवर्क है, उसे हम लैन कहते हैं। लैन के थ्रू आप कोई छोटी मोटी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब कि 2 घर में से कनेक्ट करना है डिवाइसेस को आपस में, तो वहाँ पर आप लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्कूल है, वहाँ पर सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना है, तो वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये सब चीज़ें होती हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जिनकी रेंज बहुत कम होती है। अगला होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक बड़ा एरिया नेटवर्क होता है जो ढेर सारे लैंड से बना होता है। इसका मतलब होता है जैसे कि किसी 2 स्टेट को, किसी 2 सिटी को आपस में कनेक्ट करना हो, तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि छोटे छोटे लैंड नेटवर्क आपस में कनेक्टेड रहते हैं और मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर मैन कहते हैं। जो थर्ड हमारा या फिर लास्ट कह सकते हैं वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ये एक तरीके से इंटरनेट वैन का एग्जांपल है। वाइड मतलब पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंट्री को कंट्री से कनेक्ट, कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट इसी का एग्जांपल होता है। लास्ट जो है पैन, उसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है कि कोई भी छोटा मोटा नेटवर्क जो कि पर्सनल चीज़ों में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे 2 डिवाइस ब्लूटूथ से कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये एक तरीके का लैन ही कह सकते हैं आप, मतलब उन्हीं की चीज़ें हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी नहीं है, बट इसको कहा जाता है, तो हमें यहाँ पर इसे लिस्ट करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक है जो है वो है व्हाट इज़ स्पूफिंग। स्पूफिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, अगर आप हैकिंग में इन्वॉल्व हैं, हैकिंग सीखते हैं ये सब चीज़ें, तो आपने स्पूफिंग कई जगह सीखी होगी, सुनी होगी। तो अगर हम बात कर लेते हैं स्पूफिंग क्या होती है, क्या कैसे काम होता है, स्पूफिंग में क्या चीज़ होती है, अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं रीड कर लेता हूँ डेफिनेशन जो कि यहाँ दिया गया है। स्पूफिंग इज़ द एक्ट ऑफ डिस्गेजिंग अ कम्युनिकेशन फ्रॉम एन अननोन सोर्स एज बीइंग फ्रॉम अ नोन ट्रस्टेड सोर्स। Spoofing can apply to emails, phone calls, and other websites, or can be more technical, such as a computer spoofing and IP address resolution protocol (ARP) और domain name system server। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? स्पूफिंग मतलब कोई भी चीज़ को कॉपी करके दिखाना, प्रिटेंड करना कि हम ही वो चीज़ हैं। जैसे एग्जांपल, स्पूफिंग की जा सकती है ईमेल्स की। ईमेल स्पूफिंग में हम क्या करते हैं, या फिर एक हैकर क्या करता है, किसी भी ईमेल, किसी भी टारगेट सेलेक्ट करता है। जैसे कि मुझे आपके मेल से किसी और को मेल भेजना है, मतलब मैं हैकर हूँ, मुझे आपके मेल से, अपने मेल से नहीं, आपके मेल से दूसरे को मेल भेजना है। तो यहाँ पर मैं आपका मेल, आपका जो एड्रेस है मेल एड्रेस, वैसा एक न्यू मेल एड्रेस उसी प्रोवाइडर पे, जैसे अगर आपका जीमेल एड्रेस है जैसे xyz@gmail.com, तो वैसा एक और जीमेल एड्रेस नहीं बनाया जा सकता। वैसा आउटलुक भले बन जाए, वैसा हॉटमेल भले बन जाए, बट वैसा जीमेल नहीं बनाया जा सकता, और डिफरेंस हो जाएगा। तो यानी सबका जीमेल यूनिक होता है, सबका मेल यूनिक होता है, तो उसे सिर्फ कॉपी किया जा सकता है। मतलब मैं आपका अकाउंट हैक करूँ पहले जीमेल, उसके बाद मैं आपके अकाउंट से मेल भेजूँ, तो वैसे में वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके जगह से मेल भेजा गया है। सेकंड चीज़ होती है, आती है यहाँ पर ईमेल स्पूफिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हैकर जो होता है वो स्पूफ करके, कॉपी करके ऐसा मेल भेजता है जो कि विक्टिम को लगता है कि आपकी तरफ से आया है, आप ही का एड्रेस वहाँ शो करेगा, बट वो आपकी तरफ से नहीं आया होता। ईमेल स्पूफिंग का प्रैक्टिकल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना दिया है, आप देख सकते हैं। उसका नाम है कुछ टाइटल ऐसे करके है, कैसे हैकर्स कैसे दूसरों के मेल से मेल भेजते हैं, ऐसा वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल है वो। ओके, तो ये होता है स्पूफिंग। अब स्पूफिंग सिर्फ ईमेल तक लिमिटेड नहीं है, ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। ये फ़ोन कॉल्स में भी, यानी किसी और के नंबर से कॉल की जाती है, यानी कॉल आपको आएगी, आपको नंबर दिखेगा किसी और का, बट कॉल कोई और कर रहा होगा, ठीक। इसमें नकली नंबर भी डाल सकता है और किसी वैलिड इंसान का नंबर भी डाल सकता है। ये कॉल स्पूफिंग हो गई। और भी बहुत सारी जगह स्पूफिंग होती है। जैसे अगर मोर टेक्निकली बात करें तो और एडवांस लेवल पे IP स्पूफिंग, ARP स्पूफिंग, डोमेन नेम सर्वर स्पूफिंग, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, पर मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। स्पूफिंग का मतलब टोटल बस यही होता है, किसी भी चीज़ को कॉपी करना, कॉपी करके प्रिटेंड करना कि वो वही चीज़ है, जबकि वो चीज़ नहीं होती है। ओके, ये होता है स्पूफिंग, ठीक। स्पूफिंग कहाँ कहाँ काम आएगी, कैसे आएगी, आगे मैं आपको कुछ अटैक से रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। पहले अगला यहाँ पर हमारा आता है DNS स्पूफिंग। DNS स्पूफिंग क्या होती है? DNS स्पूफिंग मतलब डोमेन नेम सर्वर स्पूफिंग।
डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब आप किसी ब्राउज़र पे या आप लिखते हैं जैसे google.com आपने लिखा, तो आपके ब्राउज़र को नहीं पता कि google.com क्या है, ये एक होस्ट नेम है या आप कहते हैं ये एक डोमेन नेम है जिसका आईपी एड्रेस वो डीएनएस सर्वर से मांगता है। मतलब डीएनएस सर्वर पर वो भेजता है कि इन्होंने कहा है हमें google.com चाहिए, तो google.com क्या है भाई तुम देखो और हमें इसके करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है वो हमें दे दो। तो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, google.com से रिलेटेड जो आईपी एड्रेस है वो हमें वो दे देता है। ठीक, तो इससे हमारे ब्राउज़र को आईपी एड्रेस मिल जाता है गूगल का, और वो उस आईपी एड्रेस को ओपन करके हमें गूगल की साइट लोड करके दे देता है। ऐसे ये काम करता है। डोमेन नेम सर्वर स्पूफिंग में क्या होता है, एक जो अटैकर होता है वो किसी नेटवर्क के अंदर या किसी चीज़ के अंदर डोमेन नेम जो है, जैसे अगर डोमेन नेम है facebook.com, तो वहाँ के उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आईपी एड्रेस है वो फेसबुक का होगा, फेसबुक के ऑफिशियल सर्वर का। बट हैकर क्या करता है, उसे ऑल्टर करके अपना डाल देता है। जैसे कि अगर हैकर ने अपने सिस्टम पे कोई फाइल्स पोस्ट की हैं facebook.com की फिशिंग साइट, ठीक, तो उसने अगर उसमें डीएनएस स्पूफिंग कर दी और वहाँ पर उसने चेंज कर दिया डोमेन नेम सर्वर, तो इससे क्या होगा, जब आप कहीं पर आप अपने मतलब उस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड कोई भी विक्टिम अगर अपने ब्राउज़र में सिर्फ facebook.com लिखकर सर्च करेगा तो वो फेसबुक के पेज पर नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार उसे जो आईपी मिलेगा वो फेसबुक के पेज का नहीं होगा, वो होगा वहाँ के पेज का, फिशिंग पेज का। लेकिन यहाँ पर मस्त बात ये होती है कि डोमेन नेम जो होगा वहाँ पर वो facebook.com ही शो करेगा, ओरिजिनल ही शो करेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसे यूआरएल से कोई मतलब नहीं है। ब्राउज़र में आपको ने जो टाइप किया है आपको वही दिखेगा, वहाँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको यूआरएल क्या दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर आईपी एड्रेस लोड होता है। तो इस तरीके से आप बड़े लेवल पे स्कैम हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी साइट पे काम नहीं करता, इसके लिए एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए होता है जैसे फेसबुक पे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक, लेकिन ये होता है डोमेन नेम सर्वर स्पूफिंग। ठीक, आईपी स्पूफिंग में क्या होता है कि जो हैकर होता है वो अपने तरफ से अटैक करता है, बट पैकेट्स में आईपी एड्रेस चेंज करके किसी और को डाल देता है, जिससे फंसता कोई और है, गलत काम हैकर करता है। ये होता है आईपी स्पूफिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला हमारा यहाँ पर है व्हाट इज़ एआरपी एंड एआरपी पॉइजनिंग। तो ARP क्या होता है पहले समझ लेते हैं। द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और ARP इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर डिस्कवरिंग द लिंक लेयर्स एड्रेस सच एज मैक एड्रेस एसोसिएटेड विद अ गिवन इंटरनेट लेयर एड्रेस, टिपिकली एन IPv4 एड्रेस। इससे आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ARP एक तरीके का प्रोटोकॉल है जिसे हम कहते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि यूज़ किया जाता है एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है नेटवर्क के लिंक लेयर्स को, मतलब नेटवर्क में जो लेयर्स होती हैं, लिंक लेयर्स एड्रेस होते हैं, उनको डिस्कवर करने के लिए। जैसे कि मैक एड्रेस, नेटवर्क में मैक एड्रेस है तो, और उसको एसोसिएट करने के लिए कि वो कौन से चीज़, मतलब उसको रिलेट करने के लिए बोल सकते हैं आप। यानी कि एक नेटवर्क के अंदर गिवन आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस क्या होगा, मतलब एक नेटवर्क है तो हर डिवाइस का मैक एड्रेस यूनिक होगा, हर डिवाइस का आईपी एड्रेस यूनिक होगा। तो आप बोल सकते हैं आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ मैप करने के लिए कि ये आईपी एड्रेस मतलब ये मैक एड्रेस, यानी इस आईपी के पास, इस मैक एड्रेस के पास ये आईपी है इस वक्त, और इस आईपी के पास ये मैक एड्रेस है इस वक्त। ये बेसिकली काम होता है। अब वो IPv4 IPv6 तो वो डिपेंड करता है। ये काम करता है ARP। अब मैंने ARP पॉइजनिंग की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ARP का काम बताया। अब ARP पॉइजनिंग क्या होता है। ARP पॉइजनिंग एक तरीके का अटैक होता है जो, पहले मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ जल्दी से। ARP पॉइजनिंग ऑल्सो नोन एज ARP स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक कैरिड आउट ओवर अ लोकल एरिया नेटवर्क LAN that involves sending malicious ARP packets to a default gateway on a LAN in order to change the pairings in its IP to MAC address table. ARP protocol translate IP address into MAC address because the ARP protocol was designed purely for efficiency and not for security. ARP poisoning attacks are extremely easy to carry out as long as the attacker has control of a machine within the target LAN or it is directly connected to it. Basically यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ARP जो है वो बनाया गया था एफिशिएंसी यानी फास्ट काम करने के लिए, इसलिए इसमें सिक्योरिटी का कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो बेसिकली कोई भी अटैकर एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ARP पैकेट्स को भेज सकता है अपनी तरफ से, और यहाँ पर मेलिशियस पैकेट्स भेज सकता है, जिसके कारण क्या होगा, आईपी एड्रेस और जो मैक एड्रेस का जो मैपिंग है वो थोड़ा गलत हो जाएगा। मतलब वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर सकता है कि कौन से आईपी से कौन से मैक एड्रेस को यहाँ पर पेयर बनाना है। मतलब कि इसमें जिस आईपी का वो मैक एड्रेस होगा भी नहीं वो उससे मैप कर देगा। इससे क्या होगा कि डेटा ट्रांसफर होने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी अगर कोई इस आईपी भेजता है तो वो दूसरे मैक पे जाएगा, यानी उस डिवाइस पे ना जाकर वो दूसरे डिवाइस पे चला जाएगा। इस तरीके से मैपिंग में गड़बड़ी हो जाती है और ये बहुत ईजी होता है अटैक करना, क्योंकि ये जो ARP प्रोटोकॉल है ये बनाया गया था एफिशिएंसी के लिए, ना कि सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो ये होता है ARP और ARP पॉइजनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे यहाँ पर टॉपिक है व्हाट इज स्निफिंग। तो स्निफिंग स्पूफिंग सुनने में थोड़ा इजी से लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक साथ रख दिया इन दोनों टॉपिक को, ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस क्या है और आप बेहतर तौर पर समझ सकें। तो यहाँ पर स्निफिंग का मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ जो यहाँ पर लिख कर आ रहा है
Sniffing is a process of monitoring and capturing all data packets passing through given networks. Sniffers are used by network/system administrator to monitor and troubleshoot network traffic. Attackers use sniffers to capture data packets containing sensitive information such as password, account information, etc. Sniffers can be hardware or software installed in the system. By placing a packet sniffer on a network in promiscuous mode, a malicious intruder can capture and analyze all of the network traffic. ठीक, तो यहाँ पर मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको जल्दी से हिंदी में। तो स्निफिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें कि हम किसी नेटवर्क के अंदर जितने भी डेटा पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं उन्हें साइलेंटली या फिर सामने से कैप्चर कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब यार बता दूँ, हो सकता है आपको पता हो सकता है ना भी पता हो, तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है या नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क, सारी डेटा जो होती है वो पैकेट्स के रूप में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बोल सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में के रूप में ट्रांसफर होती है पूरे इंटरनेट पे। कोई फाइल आप जैसे आपको कोई वीडियो भेजी तो डायरेक्टली वीडियो नहीं जाती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में जाती है। तो वो सारे जो डेटा पैकेट्स होते हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, पैकेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें स्निफिंग में कैप्चर की जाती हैं किसी स्निफर सॉफ्टवेयर, स्निफर टूल्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करके कैप्चर की जाती हैं। ठीक, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पर सारी चीज़ें कैप्चर की जाती हैं और उनमें कोई भी चेंज लाया जा सकता है। प्लस उस पैकेट्स में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, जैसे कि अगर आप HTTPS की बात नहीं कर रहा मैं, HTTP पे साइट, कोई भी HTTP साइट पे अगर आप लॉगिन करते हैं और आपके नेटवर्क के अंदर कोई अटैकर स्निफिंग कर रहा होगा तो वो सारे डेटा पैकेट्स को ले सकता है। तो उसमें वो HTTP के डेटा पैकेट्स को फिल्टर कर देगा, तो उसमें वहाँ पर उसको पासवर्ड और यूजर नेम, जितनी चीज़ें आपने साइट में डाली होंगी वो सब मिल जाएंगी। अब बात होती है कि यहाँ पर HTTPS में क्यों नहीं होता, क्योंकि HTTPS सिक्योर होता है और वहाँ पर वो सब चीज़ एनक्रिप्टेड रहती है, तो वहाँ पर डेटा पैकेट किसी काम का नहीं होता, उससे नहीं मिल सकता। तो HTTPS में ये पॉसिबल नहीं होता है, मतलब पॉसिबल है पर काफ़ी एडवांस लेवल पर, लेकिन HTTP में ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक, तो HTTP में ये पॉसिबल होता है, HTTPS में पॉसिबल नहीं होता। ये होती है स्निफिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ पर ये आपको शायद ही सुनने मिला हो, मतलब कम जगह आता है इसका नाम, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। HID और USB रबर डकी। ठीक, तो पहले HID क्या होता है? HID होता है अ ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, और HID इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर डिवाइस यूजुअली यूज्ड बाय ह्यूमंस दैट टेक्स इनपुट्स फ्रॉम ह्यूमंस एंड गिव आउटपुट टू ह्यूमन। ठीक, इसका मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस यानी हार्डवेयर, ठीक, जो कि ह्यूमन से ही इनपुट लेता हो, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता हो, फिर उसको ह्यूमन को आउटपुट देता हो। जैसे कि कीबोर्ड, आप टाइप करते हैं, ह्यूमन से इनपुट लिया, वहाँ पर आपको शो करता है जो आपने टाइप किया, वो आपको आउटपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई कंप्यूटर में। ठीक, माउस सेम चीज़, सेम वर्क है। इन सब चीज़ों को हम कहते हैं ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। अब यहाँ पर USB रबर डकी क्या होता है? तो USB रबर डकी इज एन एवेसम डिवाइस फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड जनरल मिसचीफ, while it appears to be an innocuous USB thumb drive. When it is plugged into a computer, it instead registers itself as a USB keyboard on the system and fires off a keystroke payload at lightning speed. ठीक, यहाँ पर USB रबर डकी एक इस तरीके का डिवाइस है जो एक तरीके का USB पेन ड्राइव आप बोल सकते हैं होता है, जिसमें कि मेमोरी कार्ड ला सकते हैं या फिर उसमें इंटरनल स्टोरेज मिली होगी आपको, आप बाय कर सकते हैं, 2-3 रुपये का आता है। ठीक, ये होता है USB रबर डकी। तो USB रबर डकी एक तरीके का ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में अगर हैकर ने कनेक्ट कर दिया तो वो एक इनोसेंट पेन ड्राइव जैसा नज़र आता है। मतलब कि विक्टिम को और कंप्यूटर को, इवन कंप्यूटर को भी ऐसा लगता है कि वो एक नॉर्मल सा कीबोर्ड है, USB नहीं, उसे लगता है कि वो एक कीबोर्ड है। ठीक, इवन कोई भी एंटीवायरस, कोई भी विंडोज डिफेंडर, कोई भी चीज़ उसे समझ नहीं सकती कि ये कीबोर्ड नहीं है। तो आपके कंप्यूटर को ही ये लगेगा कि यहाँ पर कीबोर्ड कनेक्ट किया गया है। ठीक, जैसे ही उसे आप कनेक्ट करेंगे उसे लगेगा ये कीबोर्ड कनेक्ट किया गया है, और उसमें पहले ही से कुछ कोड्स, मतलब प्रोग्रामर जो होता है वो अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके पहले उसमें कुछ कोडिंग कर देता है, जो कि लाइटनिंग स्पीड, यहाँ पर देखिए लाइटनिंग स्पीड वर्ड किया गया है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में वो सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देता है साइलेंटली, एकदम स्क्रीन पर कुछ शो नहीं करेगा। आपने जो भी सेट किया होगा वो सारा काम यहाँ पर हो जाएगा, एकदम सारा काम जो भी आपने कोडिंग की होगी। तो यहाँ पर इन डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करते हैं हैकर्स। अब इसे एथिकल हैकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैक हैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली ब्लैक हैट ये हैकर्स करते हैं इसका इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पर ये सही तरीके से काम कर रहा है उन लोगों के लिए। मतलब उन्हें कोई भी पेलोड इंजेक्ट कराना है, कुछ भी कराना है, छोटा मोटा काम कराना है कंप्यूटर से, तो वहाँ पर ये इसका इस्तेमाल करते हैं हैकर्स अपना काम करने के लिए साइलेंटली, और पता भी नहीं चलता विक्टिम को कि उसका कंप्यूटर में कुछ हो रहा है। वो लगता है उसे कि सिर्फ एक नॉर्मल सा USB ड्राइव है, और मेमोरी कार्ड लगा देंगे तो वहाँ पर स्टोरेज भी दिखेगी, तो उससे बिल्कुल शक नहीं होता। तो ऐसे ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं आगे वाली चीज़ों में।
अगला हमारा टॉपिक है IMEI एंड IMSI नंबर। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि IMEI नंबर तो होता है आपको बताओ, पर IMSI नंबर क्या होता है ये काफ़ी ज़रूरी होता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ IMEI नंबर और IMSI नंबर क्या होता है। तो बेसिकली IMEI नंबर जो होता है वो होता है आपके फ़ोन में एक यूनिक नंबर होता है जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। मतलब अगर आपके फ़ोन में जो IMEI नंबर है, कोई सिम कार्ड लगाते हैं आप, तो वो डिटेक्ट किया जाता है कि इस IMEI नंबर पे ये सिम कार्ड एक्टिव किया गया है। इसीलिए अगर आप किसी कंपनी को आपका IMEI नंबर मिल जाता है तो वो टेलीकॉम ऑपरेटर वाले पता करने के लिए आपके IMEI को लोग ट्रैकिंग पे डाल देते हैं। तो जब कोई भी सिम कार्ड उस IMEI के साथ रजिस्टर होता है तो वो तुरंत ही आपका फ़ोन ट्रैक हो जाता है। ठीक, अब IMSI नंबर क्या होता है इसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। IMSI, जैसे IMEI नंबर फ़ोन का एक यूनिक नंबर होता है, उस तरह IMSI नंबर सिम कार्ड का यूनिक नंबर होता है जो कि सिम को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया होता है। ओके, ये होता है IMSI नंबर। आपको लग रहा होगा सिम का जो नंबर होता है मोबाइल नंबर वो होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, बट मेनली IMSI नंबर होता है सिम कार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक, सिम कार्ड इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। और यहाँ सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, ये होता है सिम, और ये होता है IMSI नंबर और IMEI नंबर। तो इनका भी अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है ट्रैकिंग में, फॉरेंसिक्स में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये चीज़ें क्या होती हैं। और IMEI नंबर और IMSI नंबर का आप यहाँ पर फुल फॉर्म देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इनके बारे में और भी चीज़ें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हमारा कोर्स का लगभग लास्ट टॉपिक है, लेकिन लास्ट टॉपिक में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं। क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सम अदर कॉमन अटैक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पर मैं आपको कुछ बचे कुछ जो कि मेरे को किसी फील्ड के नहीं दिखे, अलग अलग जगह से दिखे, वो सब मैं एक साथ आपको बताने वाला हूँ। पहला है DOS/DDoS अटैक। तो इनका डिफरेंस क्या है। DOS अटैक मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक, डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी चीज़ जब अपने सर्विस को डिनाई करती है, वो कर नहीं पाती, तो उसे कहते हैं DOS अटैक। ठीक, जैसे कोई भी सर्वर है, मुझे उस सर्वर को बंद करना है, तो उसके लिए मैं उस सर्वर पर DOS अटैक करूँगा। इस अटैक में क्या करते हैं, इसमें इतनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि सिस्टम, इतनी रिक्वेस्ट मतलब कि मैं एक साथ अपने कंप्यूटर से इतनी रिक्वेस्ट भेज दूंगा उस साइट को ओपन करने की कि वो साइट फ्लड हो जाएगी और वो सह नहीं पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में या तो वो लोड ही नहीं होगी या तो फिर वो एकदम क्रैश हो जाएगी। और DDoS अटैक क्या होता है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड DOS अटैक, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है कि यही अटैक एक कंप्यूटर से ना करके काफ़ी सारे कंप्यूटर से किया जाता है, क्योंकि एक अटैक से एक कंप्यूटर से होता है ये छोटे मोटे साइट पे तो काम कर जाए। जैसे मेरी साइट है, छोटी मोटी साइट है, इन सब साइट पे एक कंप्यूटर से अटैक काम कर जाएगा। बट जो ज़्यादा साइट होती है, जैसे ज़्यादा बड़ी, जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी लेवल की साइट होती है, जैसे यूडेमी है, अनअकैडमी, इन सब चीज़ों पे, इन सब साइट्स पे एक कंप्यूटर से अटैक करने में काम नहीं होगा, कंप्यूटर की हेल्थ खराब हो जाएगी, साइट को कुछ नहीं होगा। ऐसे में काफ़ी सारे कंप्यूटर से एक साथ ये अटैक किया जाता है, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस या फिर DDoS अटैक। ओके, अगला है रिमोट एक्सेस ट्रोजन/रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल। तो इसको बेसिकली रैट भी कहते हैं, आपने सुना होगा रैट। तो रैट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसको यूज़ करके एक पेलोड बनाया जाता है। पेलोड आपको जानते ही हैं आप, पेलोड वायरस थ्रेड कुछ बोल सकते हैं, जो कि सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है विक्टिम के। इसके बाद आप इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके आप उस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली, कहीं पर भी बैठकर। ठीक, नेट जितने रिमोट एक्सेस ट्रोजन या रैट बोल सकते हैं आप अवेलेबल होते हैं, वो सारे लगभग डिटेक्टेबल ही होते हैं। अगला होता है MITM अटैक, यानी मैन इन द मिडिल अटैक, इसका फुल फॉर्म है। ये एक तरीके से बेसिकली स्निफिंग ही होता है, और उसमें काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं। तो MITM अटैक में आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, जैसे आप स्निफिंग कर सकते हैं किसी नेटवर्क के अंदर। मैन इन द मिडिल का मतलब होता है नेटवर्क के मिडिल में कोई आप घुस के अपना काम कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पर। आप इमेज को चेंज कर सकते हैं, अपना रिडायरेक्शन कर सकते हैं किसी और URL से किसी और URL पे, अपने IP पे कर सकते हैं, डाउनलोड को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। उस तरह स्निफिंग भी कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। ये होता है MITM अटैक। अगला हमारा ईवल ट्विन अटैक। यहाँ पर मैं उन चीज़ों को कर रहा हूँ जो या तो बहुत ज़रूरी है या फिर बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये ईवल ट्विन चीज़ लाई। ईवल ट्विन क्या होती है, ईवल ट्विन अटैक या फिर फेक AP अटैक, ये सब आप बोल सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं वाईफाई पे अटैक किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक नकली वाईफाई बनाया जाता है जिसके थ्रू लोगों को हैक किया जाता है। जैसे कि नकली वाईफाई बनाकर ही वाईफाई भी हैक किया जाता है, या फिर नकली वाईफाई बना के लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें उनको गलत साइट्स पर रिडायरेक्ट करना, ये वो करना, ऐसे काम को हम कहते हैं ईवल ट्विन अटैक, जो कि वाईफाई पे किया जाता है। ठीक, अगला है यहाँ पर वाईफाई डीऑथेंटिकेशन अटैक। इस अटैक में क्या होता है, आप किसी भी पब्लिक नेटवर्क पे या फिर किसी भी नेटवर्क में, चाहे आप उसमें कनेक्टेड हो चाहे मत कनेक्टेड हो, अगर देखिए इसमें दो तरीके का अटैक होता है। एक होता है डीऑथेंटिकेशन, मतलब किसी को डिस्कनेक्ट करना। ठीक, अगर आप पूरे नेटवर्क पे ही कर देते हैं डीऑथेंटिकेशन अटैक, तो उस वाईफाई से जितने लोग कनेक्ट हैं इंक्लूडिंग द नेटवर्क ओनर, चाहे आप कनेक्ट रहें चाहे मत रहें, आप ये अटैक कर सकते हैं। तो वो सारे लोग उस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो नेटवर्क जैम हो जाएगा एक तरीके से, समझे। ये आप सारे वाईफाई पे एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक, अगला होता है किसी नेटवर्क के अंदर से किसी एक गिने चुने विक्टिम को, स्पेसिफाइड पर्सन को किक आउट करना, ये भी आप कर सकते हैं। तो आप मैक एड्रेस कर दीजिए उसका, फिर वो किक आउट हो जाएगा अपने आप।
तो इस तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ईवल ट्यून अटैक है और डीऑथेंटिकेशन अटैक है वाईफाई का, इन दोनों अटैक के लिए आपको एक एक्सटर्नल वाईफाई एडेप्टर लेना पड़ेगा जिसमें मॉनिटर मोड, फेक एपी और पैकेट इंजेक्शन जैसी चीज़ें सपोर्टेड हो। आपको ये बाय करना पड़ेगा, तभी आप ये अटैक्स को सक्सेसफुली कर पाएंगे प्रैक्टिकली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है फिशिंग और ब्रूट फोर्स। यहाँ पर मैं स्लैश लगाना भूल गया। तो फिशिंग ब्रूट फोर्स क्या होता है? फिशिंग तो आप जानते ही होंगे, एक नकली लिंक बनाइए किसी भी पेज का, जैसे कोई भी वेब पेज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी, उसका एक हैकर नकली वेब पेज बनाता है, सेम दिखता है बट दूसरी लिंक रहती है, और उसे कहीं पर भी होस्ट कर देता है, सिस्टम पर अपने या कहीं पे भी, या बुलेट प्रूफ होस्टिंग पर कहीं भी होस्ट कर देता है। फिर उस लिंक को अपने विक्टिम को भेज देता है। विक्टिम जैसे ही क्लिक करता है उसको लगता है कि ये तो इंस्टाग्राम लॉगिन पेज है, फेसबुक लॉगिन पेज है, नेटफ्लिक्स लॉगिन पेज है, जिसका भी इसने बनाया है, और उसको लॉगिन कर लेता है। और जैसे ही लॉगिन करता है सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है हैकर को। ब्रूट फोर्स क्या होता है? ब्रूट फोर्स में एक अटैकर किसी भी साइट पे काफ़ी सारे पासवर्ड कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है, जैसे कि नेट से डाउनलोड कर लिया वर्ड लिस्ट में बहुत सारे वर्ड्स होंगे, पासवर्ड्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और उन सबको एक एक करके जो स्क्रिप्ट होती है, क्योंकि आदमी टाइप नहीं कर सकता इतनी चीज़, तो जो स्क्रिप्ट होती है वो सारी चीज़ों को एक एक करके लॉगिन करने की कोशिश करती है, और जो कॉम्बिनेशन लग जाता है वहाँ पर वो आपके सामने आ जाता है कि ये यहाँ पर पासवर्ड हैक हो गया है। इसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है। अगला जो लास्ट चीज़ है यहाँ पर है हमारा, लास्ट नहीं एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है UD/FUD। इसका मतलब है अनडिटेक्टेबल / फुल्ली अनडिटेक्टेबल। इसमें अंतर क्या ये कहता हूँ? अनडिटेक्टेबल मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों से ये छुप जाएगा। अब अनडिटेक्टेबल और फुल्ली अनडिटेक्टेबल क्या चीज़ें होती हैं? बेसिकली ये चीज़ें वायरस होती हैं। जैसे कोई वायरस है आपने क्रिएट किया, तो उसके स्टेप जो होते हैं उसको आप चेंज कर देंगे इस तरीके से, उसको इस तरीके का बनाएंगे कि वो अनडिटेक्टेबल हो जाए, यानी कोई एंटीवायरस को डिटेक्ट ना हो पाए। और फुल्ली अनडिटेक्टेबल यानी कोई भी दुनिया का एंटीवायरस कोई भी कुछ भी डिटेक्ट ना कर पाए। तो ये बहुत मुश्किल होता है बनाना फुल्ली अनडिटेक्टेबल। अनडिटेक्टेबल तो बन जाता है बट फुल्ली अनडिटेक्टेबल बनाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो ये होता है फुल्ली अनडिटेक्टेबल और अनडिटेक्टेबल का कॉन्सेप्ट। अगला यहाँ पर है साइलेंट एक्सप्लॉइट। ये अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना किसी से, आपको बहुत महंगा मिलेगा ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ जल्दी कोई देता नहीं है। ये बेसिकली साइलेंट एक्सप्लॉइट इस तरीके की चीज़ होती है जो कि अगर जैसे PDF का साइलेंट एक्सप्लॉइट है, अगर PDF फाइल का, तो आप किसी भी PDF फाइल को इस तरीके से किसी को भेजेंगे कि जैसे ही कोई वो PDF फाइल को बस लोड करके जैसे ही रन करेगा उसे मालूम नहीं चलेगा, और साइलेंटली उसका कंप्यूटर हैक हो जाएगा। एकदम साइलेंटली, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगेगा कि सिर्फ एक PDF खोलने से ये चीज़ कैसे हो गई, ठीक, उससे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए साइलेंट एक्सप्लॉइट, इसके लिए बेसिकली कोई वल्नरेबिलिटी खोजनी पड़ती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और आज के ज़माने में बहुत कम मिलेगा। और देखिए फ्री में कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा आपको। आप बनाना चाहेंगे तो आपको भी जल्दी नहीं मिलेगा, आप बना ही नहीं पाएंगे जल्दी, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसे बनाना। तो अगर कोई बना लेता है इसे, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट में सेल करता है, जैसे कि 30-40 भी करता है, या फिर वो सेल ही नहीं करता है। तो ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, ठीक। तो इसे आपको खुद बनाना होता है। अगर आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हमारा कोर्स ख़त्म होता है। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बोलना चाहूँगा, वीडियो बंद करने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें सुन लीजिए। इस कोर्स में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जितने बेसिक होते हैं डाउट होते हैं, बेसिक डाउट्स बेस जितना होता है हैकिंग का, वो सारी चीज़ क्लियर कर सकूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं रिप्लाई नहीं भाई, दोबारा रिप्लाई नहीं आया अभी तक ये वो, तो भाई 1-2 दिन में मैं कमेंट हमेशा चेक करता हूँ, तो सबका रिप्लाई कर देता हूँ, तो उसकी चिंता आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपको लाइक करने में 2 से 3 सेकंड लगेगा। मैं शेयर करने को नहीं बोल रहा, मैं जानता हूँ शेयर करता कोई नहीं है, तो शेयर मत करिए, ठीक है चलेगा, बट लाइक तो कर दीजिए एटलीस्ट। लाइक कमेंट तो आप लोग कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ईजी होता है। तो इतना सारा प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाना पड़ा, जबकि प्रेजेंटेशन को जरूर भी नहीं था। तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता आप लोग को, तो वीडियो का आप लोग देख नहीं पाते और मेरा भी व्यू नहीं आता। तो सब्सक्राइब करें अगर, तो बेल आइकन भी जरूर दबा दें। और यहाँ पर हमारे कुछ और कोर्सेज अवेलेबल हैं अब तक के। पहला प्रीमियर अकाउंट ट्रैकिंग कोर्स, सेकंड कार्डिंग कंप्लीट थ्योरेटिकल कोर्स, और थर्ड जो करंटली आप देख रहे हैं कंप्लीट बेसिक हैकिंग कोर्स। तो ये सारे कोर्स आपको यहीं पर यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अगर इन दोनों में से आपको कोई देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। तो आज का कोर्स होप आपको पसंद आया होगा, और लाइक करना जरूर भूलिएगा मत एकदम, अगर आपको पसंद आया कोर्स तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।